बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वेबिनार का आगाज हम पीएचडी के तरफ से करते हैं। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी कंपनी एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत बनाई गई एक कंपनी है जो टीडीएपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है। इसका मकसद खित्ते में हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और इनकी प्रोडक्ट की पैदावार में इजाफा करना है। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के इजाफे के साथ मुनाफे पैदा करना और ज़रिए आमदनी में इजाफा करना। हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के डिमांड के मुताबिक जो न्यू स्ट्रेटजीज हैं उनको अपना के उस तब्दीली को फरोग देना और वैल्यू एडिशन के जरिए मुल्क की जीडीपी में हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के जरिए इजाफा करना। इसके मकासद में हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना, इसके पोस्ट हार्वेस्ट क्लासेस को कम करना। जैसा कि हम जानते हैं कि काफी सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट क्लासेस का शिकार हो जाते हैं और हार्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स के मियार और पैकिंग को इम्प्रूव करके मुल्क की बरामदी कवानीन की पाबंदी करके इसकी बरामद में इजाफा करना। मैं डॉक्टर अजीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो ओपनिंग रिमार्क्स काइंडली दे। आई थिंक डॉक्टर रजा, अजीम। मैं हूँ शुरू करना है। जी जी सर, आप हेलो। बोले, आप बोले 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 सर। थैंक यू वेरी मच। पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ अपनी टीम को भी, पीएचडी की, कि आपने ये ज़रूरी समझा कि क्योंकि भरपूर सीजन जो है स्टार्ट होने वाला है। हार्वेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप कुछ अर्ली, कुछ ज़्यादा ही अर्ली मैंगो की। तो ईद के बाद भरपूर सीजन, क्योंकि जून फर्स्ट वीक जो है ये एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुनासिब समझा कि हम ईद से पहले एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की, और इसकी जो हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, इसकी जितने इस वक्त प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से हमें हमारे एक्सपोर्टर को हेल्प कर सकते हैं, हमारे फार्मर को हेल्प कर सकते हैं। तो ये बड़ा टाइमली सेमिनार है। आपने इससे पहले ये एक्टिविटी रख के तो एक चीज़ का तो हमने सबूत दिया है कि जी व्हाट्सो एवर जो भी सिचुएशन हो, जो सीजनैलिटी है किसी भी क्रॉप की, उसकी जो भी स्टेज इंपॉर्टेंट होती है तो उसको हम कवर करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर अच्छे तरीके से प्री कूलिंग के हों, उसकी जो सेप है उसकी जो मैनेजमेंट के हों, स्टोरेज के हों, ट्रांसपोर्टेशन के हों, पैकेजिंग के हों, ये इंतहाई अहम है। और हम आपसे मैंगो के हवाले से, मैंगो बैगिंग के हवाले से मुसलसल राब्ते में रहे हैं। ये वेबिनार भी हमने पिछले हफ्तों में की। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आज का वेबिनार हम हमारे जो कोलीग हैं इंशाल्लाह बावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी से, तो वो हमें अमीन साहब इस सारी स्टेजेस को मैनेज करने के बारे में आज बताएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हम कैसे अपनी जो है हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए से हम अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, और अपने जो हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं उन मुल्कों से कैसे हम बेहतर से बेहतर जो है अपने मैंगो, अहम क्रॉप है, इससे अर्न कर सकते हैं। तो ओवर टू जुल्कर नैनी या रजा, आप इसको आगे बढ़ाएं। अमीन, इस वेबिनार। थैंक यू। जी, मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अमीन साहब से कि वो अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें और अपने इल्म से हमें नवाजें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है मेरी समसान साहब? जी सर, आप आगे बताएं। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं मैंगो फ्रूट हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। इसमें जो भी स्टेप्स हैं हार्वेस्ट से ऑनवर्ड मार्केट तक, कोई भी क्वेश्चंस हो काइंडली वो साथ आप नोट करते रहिएगा। जब हम ये एंड कर लेंगे प्रेजेंटेशन तो उस पे उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह करेंगे। तो जिस तरह मेरा तारुफ करवाया इन्होंने, डॉक्टर मोहम्मद अमीन हूँ मैं, और इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में हॉर्टिकल्चर साइंसेज डिपार्टमेंट जो है उसमें मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ।
मैंगो सेक्टर में मैंने 2005 से काम शुरू किया था, और उसमें हमने ऑस्ट्रेलियन जो प्रोजेक्ट्स की फेजेस आई, पाक ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर सेक्टर लिंकेजेस प्रोग्राम, इनकी 2-3 फेजेस जो भी चली उनमें मैं इन्वॉल्व था। और उसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी है, ये भी उसके पार्ट थी उस वक्त भी। और उसके बाद ये बोर्ड हुआ करता था, और उसके साथ और भी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थे जो इसमें रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस थे, वो भी साथ थे। तो इसमें जो कि हमारा ओवर टाइम डिसिप्लिन में, उसके वाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज। पाकिस्तान जो है, ये जो इस वक्त करंटली एफएओ की वेबसाइट पे डाटा ये इंडिकेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है नंबर पे है एक्सपोर्ट्स में। लेकिन जो 2025 का डाटा जो हमारा लोकल डाटा था, वो ये शो कर रहा था कि हम कोई चौथे पांचवें नंबर पे हैं। तो ये बार जो भी डाटाबेस अवेलेबल है, तो, हमें ये इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान टॉप मैंगो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में हमेशा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो पहले टॉप पे हुआ करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रीज ने काम किया, और कुछ कंट्रीज ने काम करना कम कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे चलते गए और कंट्रीज ऊपर आते गए। मिसाल के तौर पर जैसे ये कंबोडिया है, कुछ अर्सा पहले अगर आप आज से कोई 10-15 साल पहले का डाटा देखें, तो कंबोडिया का मैंगो सेक्टर में टॉप जो प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट का नाम ही नहीं होता था। इसी तरह वियतनाम भी और इक्वाडोर भी इसी तरह डेवलप कर रहे हैं अपने आप में। तो डिपेंड करता है डिफरेंट कंट्रीज किस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें इस पे ज़रूर फोकस करना है कि हम एक्सपोर्ट्स पे भी टारगेट करें और अपनी प्रोडक्शन को भी साथ साथ बढ़ाएं। हमारी जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं उसमें हम कन्वेंशनली ट्रेडिशनली जैसा हम गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा फोकस्ड हैं। उसमें यूएई डेफिनेटली है, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, उसके अलावा बहरीन और बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। यूके हाई एंड मार्केट है, वहाँ पे भी हम रेगुलरली अपने मैंगोज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में कुछ कंट्रीज को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं हम, जिसमें जर्मनी और नॉर्वे और इस टाइप की कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अफगानिस्तान हमारा एक मेन मार्केट थी, और ईरान भी थी। तो उसमें अब थोड़े से बॉर्डर इश्यूज की वजह से थोड़ा सा ये मसला है, अदरवाइज ये हमारी मेन मार्केट्स अफगानिस्तान और ईरान भी थी। सेंट्रल एशिया हमारी एक मार्केट डेवलप होती जा रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तानी मैंगोस का। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान तकरीबन को 40+ कंट्रीज में मैंगो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें जापान भी है, इवन चाइना की मार्केट भी डेवलप की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है। सो देर आर मेनी अदर कंट्रीज। तो लेकिन बहरहाल हमें हाई एंड मार्केट्स को टारगेट करने की जरूरत है, और इस वक्त हम कर भी रहे हैं। और पाकिस्तान के जो आम की जो इंटरनल जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सिर्फ हमें इस पे अब काम ये करना है कि हम इसमें जो एक्सपोर्ट के अंदर इश्यूज आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करें, ताकि हम वहाँ पे जो मार्केट्स में compete कर सकें और अपना वॉल्यूम एक्सपोर्ट का और वैल्यू बढ़ा सकें। तो जो हमारी एक्सपोर्ट की प्रैक्टिसेस हैं, हाँ बल्कि तो जो एक्सपोर्ट की प्रैक्टिसेस हैं उसमें हम फ्रूट को हार्वेस्ट करके उसको हम डीसैप भी कर रहे हैं, और प्रोसेस करके फिर पैक करके हम अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट वो भेज रहे हैं। और बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है जो पिछले तकरीबन 2 से 2.5 डिकेड्स में पाकिस्तान एक्सपोर्ट सेक्टर में मैंगो के हवाले से बहुत ज़्यादा डेवलप किया है पाकिस्तान ने। तो इसमें जो इस वक्त करंटली इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, उस पे फ्रूट फ्लाई और एक मेजर क्वारंटीन पेस्ट के तौर पे है, जिसको हम एड्रेस कर भी रहे हैं, और इसमें ये एक चैलेंज भी है। इसी तरह डिजीजेज पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे जब फ्रूट हमारा इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी डिजीजेज भी फ्रूट के अंदर समटाइम डेवलप कर जाती हैं। तो ये भी एक चैलेंज है कि इसको हम प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट सारी प्रैक्टिसेस में इसको मैनेज करें। उसके अलावा इसमें हमारे फूड सेफ्टी एक एस्पेक्ट है, जिसमें हमने सर्टिफिकेशंस पे भी काफ़ी काम किया। तो केमिकल रेजिड्यूज और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, इनको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मैंगो में एक शेल्फ लाइफ का और शिपिंग लाइफ का जो एक कंसर्न है, क्योंकि बाई ईयर अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं मैंगोज, नो डाउट को बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये भी साथ साथ काम हो रहा है कि हम इसको थ्रू
सी या कंटेनराइज जो शिपमेंट्स हैं उनके थ्रू हम भेज सकें। तो उस में भी पाकिस्तान की कुछ वैरायटीज के अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, स्पेशली सिंदड़ी। तो ये बहरहाल एक चैलेंज है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट में। उसके अलावा क्वालिटी एक मेजर कंसर्न है। क्वालिटी में जो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो क्वालिटी में एक्सटर्नल और जो इसके इंटरनल फीचर्स हैं दोनों को अंडरस्टैंड करना है हमने। तो जो एक्सटर्नल क्वालिटी फीचर्स हैं हमारे पाकिस्तान की मैंगो में एक्सपोर्ट मार्केट में हम देखें तो नो डाउट हम ट्राई बहुत कर रहे हैं, हम अपना प्रीमियम क्वालिटी का मैंगो हार्वेस्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी का एक मेयार है दुनिया में अभी तक हम उसको प्रॉपरली मीट नहीं कर पाए। इसी तरह ग्रेडिंग और पैकेजिंग का भी प्रॉब्लम है, और लेबलिंग जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को एक ट्रेसेबल पैकेजिंग के तौर पे पेश कर सकें उसका भी कंसर्न है। और साथ साथ सबसे एक बड़ा चैलेंज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है स्किल्ड लेबर, जो कि मैंगो की पूरी जो प्रोडक्शन चेन है, वैल्यू चेन है, उसमें स्किलफुली काम करे और जो एक अप टू मार्क जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और हार्वेस्ट और फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज किया जा सके, तो इसका भी फुकदान है। ये रियल टाइम पाकिस्तानी मैंगोज की पिक्चर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी मैंगोज फेस कर रहे हैं। यानी नो डाउट कि बहुत अच्छे मैंगोज जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में compete भी कर रहे हैं, अच्छा हमारा एक रैंक भी है, लेकिन ये चैलेंजेस भी हमें अंडरस्टैंड करने हैं कि ये हमारे ही एक्सपोर्ट के मैंगोज हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके पाकिस्तान के नाम को खराब कर रहे हैं। कि उसमें कहीं पे किसी फ्रूट में डिजीज आ रही है, कहीं पे हमारी पैकेजिंग का प्रॉब्लम है, कहीं पे हमारी प्रेजेंटेशन का इशू है, कहीं पे उसके स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस हैं कि वो फ्रूट जो है वो अट्रैक्ट या अपील ही नहीं करता, और इवन के जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए एक जो उसकी वैल्यू है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ब्रूसेस हैं। कलर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है फ्रूट्स, मैंगो फ्रूट्स में। हमारे जब फ्रूट हम बॉक्सेस ओपन करते हैं तो समटाइम हमारे यूनिफॉर्म कलर नहीं होते, और फिर इंटरनल ब्रेक डाउन इसी तरह, ये भी एक चैलेंज है फ्रूट्स के अंदर। ये जो बातें मैंने की उन डिफेक्ट्स को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि फील्ड से आ रहे हैं, जिनमें फ्रूट फ्लाई डिजीज के जो इनाकुलम है, स्केल का जो प्रॉब्लम है, सनबर्न है, स्कैब है और इंटरनल ब्रेकडाउन है, ये सारे के सारे प्रोडक्शन से रेलिवेंट हैं। तो हमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी को, हम एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाएं जिसको यूनिफॉर्मली हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट करें फार्मिंग लेवल पे, ताकि हम यूनिफॉर्म किस्म की प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर सके और फिर वो हार्वेस्ट कर सके। हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो टर्न आउट है पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। तो कभी हमारे फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं और कभी दूसरे आर्चर्ड से आते हैं, तो समटाइम वहाँ पे उस लेवल की क्वालिटी जो है वो हम नहीं ले पाते और यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। इसी तरह जो हार्वेस्ट स्टेज पे कुछ डिफेक्ट्स हैं, उसमें एक बड़ा कंसर्न है सैप, मैंगो सैप। उसमें से जो तेजाब निकलता है फ्रूट की स्किन के ऊपर लग जाता है और दाग धब्बा बन जाता है एक पक्का, और वो जितना मर्जी आप उसको धो ले वो कभी नहीं उतरेगा। फिर उसके बाद हार्वेस्ट करते हुए कुछ हमारी हमसे मिसमैनेजमेंट हो जाती है कि फ्रूट की स्किन के ऊपर कुछ पंक्चर्स हो जाते हैं। तो पंक्चर होने से फिजिकली फ्रूट जो है उनमें से उनको डैमेज हो जाता है, फिर वो स्लोली स्लोली रॉटन करना शुरू कर देता है फ्रूट। और सम टाइम हमारे फ्रूट जो हैं वो हार्वेस्ट करते हुए रप्चर भी हो जाते हैं, क्योंकि हम उस लेवल की जो एक हमारी हार्वेस्ट का जो सिस्टम हो, मैकेनिज्म हो, मैकेनाइजेशन हो, कि फ्रूट आपका हाथ से हार्वेस्ट करके आराम से नीचे आ सके, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, जिसमें प्लांट की ट्री का हाइट का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम आजकल काम कर रहे हैं कि मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम भी एस्टेब्लिश साथ साथ पैरेलली हो जाए, कि ताकि हमारे जो फ्रूट्स हैं वो हैंड रीच में आ जाए। तो लेकिन ये बहरहाल हार्वेस्ट से रेलेवेंट कुछ चैलेंजेस हैं। और इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट में कलर डेवलपमेंट और इंटरनल ब्रेकडाउन और स्किन के ऊपर जो ब्रूजेस वगैरह आ जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट से रेलेवेंट हैं। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो मार्केट है वो जो डिमांड करती है उसके एक्चुअल अगर हम कुछ पैरामीटर अंडरस्टैंड करें वो क्या क्या है, तो उसमें मार्केट हमसे चाहती है कि हमें जब फ्रूट वहाँ पे पहुँचे, कंज्यूमर जब उसको बाय करने आए शेल्फ पे, तो वो राइप और फर्म हो, उस पर किसी किस्म के ब्लेमिशेस ना हो, किसी किस्म के उसके ऊपर कोई ऐसे दाग धब्बे मौजूद ना हो कि वो जो कस्टमर है वो उसको डिसलाइक करे। और उसके अलावा यूनिफॉर्म कलर हो, फ्रूट का शेप अप्रोप्रिएट हो, उसका अप्रोप्रिएट एक स्टैंडर्ड साइज हो, यूनिफॉर्म साइज हो उसका, और पैकेजिंग जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद शेल्फ लाइफ के हवाले से ये रिक्वायरमेंट है कि कम अज़ कम आपकी प्रोडक्ट जब मार्केट की शेल्फ पे पहुंच जाती है तो तकरीबन एक हफ्ता मिनिमम
उसकी लाइफ हो, ताकि वहाँ पे उसको मार्केट आसानी से किया जा सके। क्योंकि अगर ये एक दो दिनों में फ्रूट खराब हो जाएगा तो फिर मार्केट की शेल्फ पे उनके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा फ्रूट एक वक्त में बिक नहीं रहा होता वहाँ पे। तो इसलिए हमें फ्रूट जब वहाँ पे रखना है तो मार्केट में यानी कि इस लेवल तक पहुंचाना है कि वो आगे हफ्ता डेढ़ वहाँ पे गुजार सके। उसके अलावा जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं जिसमें दुनिया अब क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो कहते हैं किसी किस्म के इसके अंदर फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल रेजिड्यूज, कोई ऐसी कंटेमिनेशंस, ऐसी चीज़ें मौजूद ना हों जो कि कंज्यूमर की हेल्थ पे नेगेटिवली इफेक्ट करे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इनको भी हमने जरूर एड्रेस वो करना है। हार्वेस्ट जो ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद अब ये सारी जो बातें मैंने की कि मार्केट हमसे क्या डिमांड करती है, क्वालिटी, शेल्फ लाइफ। ठीक है, तो अब हम वो जो क्वालिटी और शेल्फ लाइफ है उनको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट को प्रॉपर मेच्योरिटी स्टेज पे हार्वेस्ट करना होगा, केयरफुल हार्वेस्ट करना होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिवली करनी होगी। अपनी जो प्रोडक्शन लेवल की प्रैक्टिसेस हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना होगा, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट जो टर्न आउट है उसका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है प्रोडक्शन के साथ। और उसके साथ साथ हमें जो प्रोडक्ट है और अपने जो वर्कर्स हैं और अपना एनवायरनमेंट है, इसकी सेफ्टी पे भी साथ साथ काम करना है, ताकि हम हाई वैल्यू चेन्स डेवलप कर सकें। तो इसको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेच्योरिटी की। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आपकी, मैंगो फ्रूट जो है जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त वो रेडी हो मार्केट के लिए। अगर तो हम अचार के लिए बना रहे हैं, मैंगो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, वो कच्चे मैंगो और वो एसिडिक हों तो फाइन, वो चल जाते हैं। लेकिन अगर हम एज अ रा फ्रूट, फ्रेश फ्रूट के तौर पे उसको सेल करना चाह रहे हैं, कंज्यूम करवाना चाह रहे हैं, मार्केट में भेजना चाह रहे हैं, तो फिर हमें उसको अप्रोप्रिएटली मैच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट करना होगा, जब उसका सीड जो है वो अप्रोप्रिएटली डेवलप हो जाए। और अभी वो ग्रीन स्टेज पे होता है, लेकिन उसका जो सीड है वो मेच्योर हो जाता है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, हमें कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस स्टेज पे हार्वेस्ट करना है, तो मैं वो अगली स्लाइड पे आपको बताता हूँ। तो बहरहाल जो मेच्योरिटी है इसके बारे में बात जो करना चाहता हूँ कि ये जो मसाइल मैं बता रहा था पिछली चंद स्लाइड्स पहले कि जी फ्रूट का कलर डेवलप सही नहीं होता, टेस्ट ठीक नहीं होता, सम टाइम हमारे फ्रूट का जो है वो रिस्पॉन्स ठीक नहीं आ रहा होता, तो उन सारी चीज़ों का रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम इन मेच्योर स्टेज पे फ्रूट को हार्वेस्ट करेंगे, यानी हमारी प्रोडक्ट अभी मेच्योर नहीं है, तो वो उसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी। वो ना वो प्रॉपरली जो आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे उनको रिस्पॉन्ड करेगी, ना उसका राइपनिंग बिहेवियर ठीक होगा, और ना ही उसमें से आप डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको स्टोर या उसको शिपिंग नहीं कर सकते उसकी, तो अल्टीमेटली उसकी क्वालिटी और शेल्फ लाइफ जो है वो यहीं से डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो नीचे दो पिक्चर्स नजर आ रही है आपको, एक तरफ जो है वो ग्रीन और येलो मैंगोज पड़े हुए हैं, तो इसमें जो ग्रीनिश से श्रीवट से मैंगो नजर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड पे, वो बेसिकली इमेच्योर फ्रूट हैं। कुछ पार्शियल कलर डेवलपमेंट हुआ है लेकिन उनके ऊपर शिवलिंग हो गई है। लेकिन अगर आप मेच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे तो वो प्रॉपरली येलो कलर अपना डेवलप करेंगे, और उनका टेस्ट फ्लेवर अंदर से बहुत अच्छा होगा, टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। जो राइट साइड पे दो आपको ग्रीन बॉक्सेस के अंदर पिक्चर नजर आ रही हैं, इसमें से ये एक हमने ट्रायल किया था कि हमने एपरेटली जो फ्रूट हमें मेच्योर और इमेच्योर नजर आ रहे थे उनको हमने लेके सिर्फ स्टोरेज में 28 दिन के लिए रख दिया। ये सिंदड़ी मैंगोज की तस्वीरें हैं। तो जब हमने उनको 28 दिन बाद 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उनको हार्वेस्ट किया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे 28 दिन के लिए रख दिया, उसके बाद जब हमने इनको निकाला, उसमें से जो अपेरेंटली इमेच्योर हमें नजर आ रहे थे उस वक्त मैंगोज, उनमें डिजीज डेवलपमेंट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर वंस। उनमें भी थी, दूसरे वालों में भी थी, लेकिन जो इमेच्योर थे उनमें ज्यादा थी। तो ये बेसिकली मेच्योरिटी जो है वो डिजीज डेवलपमेंट के साथ इसका बहुत ज्यादा लिंक है। तो इसलिए फ्रूट को बाज़ हमें मार्केट में रेट अच्छा मिल रहा होता है तो हम जल्दी जल्दी उसको भेज रहे होते हैं मार्केट में। आजकल भी मैंगो जो आ रहे हैं उनका कोई टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। हाँ, कोई नेचुरल आ गया, आंधी आ गई, कोई मसला आ गया, तो वो एक सेपरेट बात है। लेकिन हमें खुद हार्वेस्ट जो है वो फ्रूट को उस स्टेज पे करना है जब वो मार्केट के लिए अप्रोप्रिएटली रेडी हो जाए। उसके लिए आप क्या करें कि कैसे असेसमेंट करें कि हमने फ्रूट को हार्वेस्ट करना है, किस स्टेज पे करना है। तो उसके लिए क्या करें कि आप अपने फील्ड में रैंडमली जिग जैग्स पैटर्न डायगोनल पाथवे के थ्रू मूव करें, और मुख्तलिफ पौधों से हुआ है उसको इंस्पेक्ट करें। उन फ्रूट्स जब आप इंस्पेक्ट करेंगे उन फ्रूट्स को, उनके शोल्डर और उनका जो वो है अपना जो बीक है,
जहाँ पे वो एक उसकी चोंच बनी होती है, उस चोंच के ऊपर जो कर्व सा होता है, उस कर्व को ऑब्जर्व करें। अगर वो जगह भर गई हैं और शोल्डर भर गए हैं उसके, तो फिर अपेरेंटली फ्रूट आपको लगेगा कि मेच्योर है। ठीक है, जब आप ये आपको आइडिया हो जाए कि आप फ्रूट बिल्कुल मेच्योरेशन के नज़दीक है, फिर आप इसी जिग जैग पैटर्न से चंद फ्रूट हार्वेस्ट करके, सैंपल करके उनका आप इंटरनल असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो अब ये सामने जो आपके सामने तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इसमें टॉप पे जो मैंगो लगा हुआ है, ये आप फिजिकली दरख्त पे देखेंगे, आप साइनस का एरिया देखेंगे उसका, आप उसकी ये शोल्डर का एरिया देखेंगे। अगर वो प्रॉपरली डेवलप्ड हैं तो फिर आप कुछ सैंपल फ्रूट के हार्वेस्ट कर लेंगे रैंडमली, दाएं बाएं से, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, डिफरेंट साइड से कोई 10-15 मैंगोज आप हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन हर रोज नहीं हार्वेस्ट कर रहे होंगे। जब आप हार्वेस्ट प्लान कर रहे हैं, आपको लग गया है कि अब हमारा फ्रूट जो है वो तकरीबन तैयार हो गया है हार्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप ये फ्रूट हार्वेस्ट करके कुछ 15-20 सैंपल लेके उनको काटेंगे। काट के आप उनके अंदर जो है उसका कलर डेवलप देखेंगे। अगर तो उनके अंदर थोड़ा सा येलोइश कलर का टिंज डेवलप होना शुरू हो गया स्टोन के पास, तो वो अपेरेंटली ये लगता है कि फ्रूट आपका मेच्योर है। तो अगर आपको शोल्डर भी भरे हुए नजर आए और अंदर से थोड़ा सा उसका पल्प कलर जो है वो भी थोड़ा सा उसमें येलो सी शेड आना शुरू हो गई है हल्की सी, तो आप समझ लें कि आपका फ्रूट तैयार है। फिर आप उसके लिए मजीद एक इंस्ट्रूमेंट मिलता, हम रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं, मिठास चेक करने वाला आला। ठीक है, उस रिफ्रैक्टोमीटर पे इसके 2-4 ड्रॉप काट के फ्रूट्स के इस पे डाल के आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिठास, जिसको कहते हैं अंग्रेजी जबान में या साइंटिफिक जबान में, इसको लोग टोटल कहते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि उसमें चेक करना है कि इस वक्त इसके अंदर मिठास का लेवल क्या है। तो उस मिठास के लेवल जो है ना, डिफरेंट वैराइटीज का डिफरेंट होता है। जब सिंदड़ी का मिठास का लेवल 6 से ऊपर हो जाए और 6-6.5 हो जाए, तो आप समझें कि फ्रूट आपका रेडी है हार्वेस्ट करने के लिए। इसी तरह समर वही चौंसा है, वो जब 9, 9:30, 10 हो जाए तो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इसी तरह जो सफ़ेद चौंसा है, वो जब 8+ हो जाए, 8+ हो जाए, तो समझे वो भी आपका फ्रूट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो इस तरह आप किसी एक पैरामीटर की बेस पे नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका फ्रूट मैच्योर है। आपने उसको इस तरह के 2-3 पैरामीटर्स की बेस पे स्टडी करना है। इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये हम वो बता रहे हैं जो आप वहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें पहले उसका आप एक्सटर्नल सिर्फ देखें कि शोल्डर फुल हो गए हैं कि नहीं हुए अंदर से। उस फिर जब उसको आप समझे कि बाहर से तैयार हो गया फ्रूट, आपको लग रहा है, तो फिर आप उसके चंद सैंपल लेके हार्वेस्ट करके अंदर से देखेंगे। और अंदर से जब काट के देखेंगे, आपको अगर बहुत सारे फ्रूट पे कलर येलो कलर डेवलपमेंट नजर आ रही है, तो आपका फ्रूट मैच्योर होगा और टोटल साल भर साल भी साथ आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी के हवाले से बातें थी। तो ये इस अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, फ्रूट को इन स्टेजेस पे हार्वेस्ट इस तरीके से करने के बाद आप हार्वेस्ट करेंगे, तो आपका फ्रूट जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप आपका फ्रूट हार्वेस्ट आप करने जा रहे हैं, मेच्योरिटी आ चुकी है, अब हमने प्रैक्टिसेस जो है ना अपनी, एक हमारी जो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कन्वेंशनल प्रैक्टिस लिखा हुआ है, जो हमारी फील्ड में आम तौर पे चल रही है। ठीक है, नो डाउट कि एक्सपोर्ट में अब लोग केयर कर रहे हैं, नीचे कुछ सोफे शोफे बिछाते हैं, फोम शोम बिछाते हैं, समटाइम कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, समटाइम हम सीढ़ियाँ लगा के हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, पोल हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अभी भी हमारी, हम सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट को हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे। और ये मैच्योरिटी के बाद ये बहुत दूसरी अहम क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ पे अगर हमें फ्रूट को किसी किस्म का छोटा मोटा डैमेज हो जाएगा, तो हमें थोड़ी सी गुड प्रैक्टिसेस जो राइट साइड पे पिक्चर नजर आ रही हैं, कि हमने किसी ना किसी तरीके से फ्रूट तक पहुंचना है। उसके लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि फ्यूचर जो प्लांटेशन करें, वो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि स्मॉल ट्री सिस्टम पे ज़रूर फोकस करें, ताकि फ्रूट हमारा हैंड रीच में आ जाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप अगर बड़े दरख्त हैं तो उन तक पहुंचने की कोशिश करें। उसमें आपको कोई सीढ़ियाँ बनानी पड़ती हैं, आपको कोई एलिवेटर्स लगाने पड़ते हैं, आपको कोई पोल्स ऐसे बनाने पड़ते हैं। ये एक राइट साइड पे नीचे एक पिक्चर है जिसमें एक हैंड पोल यूज किया जा रहा है, और वो फ्रूट को, ये बेसिकली एक पोल होता है जिससे आपको फ्रूट को दूर से हार्वेस्ट करते हैं, और फिर वो वहीं पे ग्रिप हो जाता है और फ्रूट नीचे ले आते हैं, और दूसरा बंदा उसको नीचे से पकड़ लेता है, या आप नीचे टोकरी में उसको रख देते हैं। और हार्वेस्ट करते हुए आपने जब भी हार्वेस्ट करना है, फ्रूट को आपने डंडी समेत हार्वेस्ट करना है। जो इसकी पेडिसल होती है, इसको हम पेडिसल कहते हैं, या आमतौर पे लोकल जबान में लोग डंडी भी कह देते हैं। फ्रूट की डंडी जो है उसके समेत आपने इसको हार्वेस्ट करना है, और ये डंडी जो है कम अज कम
2-3 इंच मिनिमम, 4 से 6 इंच लोग आमतौर पे जो है ना इसको हार्वेस्ट करते हैं, और बाद में फिर इसको डीसैप करते हैं। वो आगे डीसैप करने के तरीके मैं बताऊंगा। लेकिन आपने फ्रूट को बगैर उसकी डंडी टूटने नहीं देनी जब आपने हार्वेस्ट करना है। यानी फ्रूट को आपने नीचे में नहीं गिराना, फ्रूट को किसी किस्म का पंक्चर भी ना हो, डैमेज भी ना हो, और फ्रूट को आपने डंडी समेत हार्वेस्ट करना है। उसके बाद आप जब हार्वेस्ट कर लेते हैं डंडी समेत, समटाइम मैंने देखा हार्वेस्ट करते हैं लोग, लेकिन फिर भी गलतियां कर रहे होते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद समटाइम हम फ्रूट को धूप में रख देते हैं। अब धूप में फ्रूट अगर आप रख रहे हैं, तो अब जब हार्वेस्ट हो गया फ्रूट, तो अब आपने उसको छांव में हैंडल करना है, उसको धूप में नहीं रखना। और सम टाइम हम जो वो बिन्स हैं उनको ओवरफिल कर रहे होते हैं। ये बिन्स जो प्लास्टिक के हैं, यूज करने का मकसद ये होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर इनको स्टैक कर सकें, आप ज्यादा वॉल्यूम हैंडल कर सकें। लेकिन हम जो है ना वो इसको ओवरफिल कर देते हैं सम टाइम, जिसकी वजह से फिर हम एक दूसरे के ऊपर इनकी स्टैकिंग नहीं कर सकते। उससे उसका भी प्रॉब्लम हमारा ट्रांसपोर्ट में भी आता है कि हम ट्रॉली के ऊपर एक एक लेयर ऐसे रख के लेके जा रहे होते हैं, और हमारा जो है ना वो उसकी ऑन फार्म जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो हमें फ्रूट को डंडी समेत हार्वेस्ट करने के बाद छांव पे प्रॉपरली हैंडल करें, और इस तरह की जो ओवरफिलिंग और इस तरह की जो भी मसले मसाइल हैं उनको हैंडल करें। सिर्फ ये नहीं है कि हम बिन्स यूज कर ले तो हमने समझा कि हमने अच्छी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बेसिकली उनको कैसे हैंडल करना है ये भी साथ साथ हमने करना है। उसके बाद जो ये कन्वेंशनल जो हमारे तरीकाकार है कि हम नीचे गिरा के फ्रूट इकट्ठे कर रहे होते हैं, टोकरियों में डाल रहे होते हैं, और फिर उनको टोकरियों में रख के हम लेके जा रहे होते हैं। समटाइम हम जो बिन्स यूज कर रहे हैं हमारे प्लास्टिक वाले, वो इतने गंदे हो जाते हैं, उनके अंदर जो है वो सैप लग लग के, मट्टी लग लग के वो बुरा हाल हो जाता है उनका। तो वो उनसे हमने उनको बचाना है। आप ये जो हमारे ये बिन्स हैं इनको अप्रोप्रिएटली वॉश किया करें रेगुलर बेसिस पे, ताकि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी किए जा सके और फ्रूट को किसी किस्म की कंटेमिनेशन भी ना मिले यहाँ से। जब आपने डंडी समेत फ्रूट हार्वेस्ट कर लिया, अब आप फील्ड में या शेड में या आपके पास कोई पैक हाउस है वहां पे आप अपना फ्रूट इकट्ठा करेंगे, और वहां पे आप उसको सैप से बचाने के तरीके जो हैं, ये 3 तरीके दिए गए हैं। इनमें से जो एक्सपोर्ट के लिए हम रेकमेंड करते हैं यूजली, वो ये लेफ्ट साइड वाला फिजिकल डीसैपिंग और लाइम वॉश, ये 2 रेकमेंड करते हैं। ये लाइम वॉश जो है इसमें बाद में आता हूँ, पहले ये फिजिकल डीसैपिंग बहुत आसान तरीका है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फिजिबल भी हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त यही है, और लोग यूज भी यही कर रहे हैं कि फ्रूट आप हार्वेस्ट करते हैं, जब डंडी में हार्वेस्ट किया हुआ तो अब आप उसको क्या करेंगे, आपका स्पेशलाइज किस्म के डीसैपिंग फ्रेम बने होते हैं, उन फ्रेम पे आप फ्रूट उल्टा रख के इनकी डंडी को काट देते हैं, और फ्रूट जो है वहीं पे पड़ा रहता है घंटा डेढ़ के लिए, जब तक कि उसका सैप जो है ड्राई नहीं हो जाता। इस तरह उसके फ्रूट की स्किन के ऊपर सैप नहीं लगेगा, वो नीचे गिर जाएगा, और वो जो फ्रूट है आपका वो नीट एंड क्लीन रहेगा। तो ये कंपैरेटिवली ये सबसे आसान तरीका है। इन दोनों तरीकों में से अगर हम देखें तो ये बेहतर है। उसके बाद आ जाता है लाइम वॉश। लाइम वॉश ये जो बुझा हुआ चूना होता है, और मिलता है अच्छे हार्डवेयर स्टोर से। आप बुझा हुआ चूना जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं, वो लेके उसका आप जो है ना सोल्यूशन बना लेते हैं। 0.5% सोल्यूशन बना लिया, और फिर आपने उसको, वो 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से बनेगा, तो आप उसको बना के फ्रूट उसके अंदर डिप करते हैं, और डिप करके डंडी अंदर तो देते हैं, फ्रूट उसके अंदर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। फिर फ्रूट को आप बाहर निकाल लेते हैं, और तो फिर फर्दर आप आगे जिस प्रोसेस में लेके जाना है, वॉश करना है, ड्राई करना है, जो भी मैकेनिज्म है उसमें आप ले जाते हैं। लेकिन ये बहरहाल इसमें जो डीसैपिंग वाला जो ये लाइम वॉश वाला है, इसमें मेन जो मसला आ रहा है इंडस्ट्री में वो है अच्छी क्वालिटी का पानी, और जो पानी की क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। समटाइम आप टनों फ्रूट हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर आप बना रहे होते हैं, तो वहां पे पानी इतने, क्योंकि आप ना 100 लीटर अगर आपका पानी है ना, तो उसमें आप 200 किलो आम जो है ना वो डिसैप कर सकते हैं। तो अब उसके लिए वो पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और उसकी क्वालिटी भी इंश्योर करनी होती है कि पानी भी अच्छी क्वालिटी का है। तो इसलिए ये कोई सम टाइम मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये अभी अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट नहीं हो पा रहा इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी फिजिकल डिसैपिंग जो है, इसी को ही अगर आप फोकस करें तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद ये लोकल मार्केट के लिए शॉर्ट स्टेमिंग जो एक हम ये भी सजेस्ट करते हैं, और ये जो फिजिकल डिसैपिंग है ये भी ठीक है। शॉर्ट स्टेमिंग में हम क्या करते हैं कि हम फ्रूट को उसके ऊपर जब उसकी डंडी है ना, उस डंडी पे ना एक खास जगह पे ना एक छोटा सा पॉइंट बना होता है, जहां से नीचे काटें तो तेजाब निकलता है उसमें से, अगर उसके ऊपर काटे तो उसमें से तेजाब यानी वो जो सैप है वो नहीं निकलता। तो हम उसको उस जगह से कट करते हैं जहां से उसका जो सैप है वो ना निकले। ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर से काट देते हैं।
तो अगर हम इसके नज़दीक से यहाँ से काटेंगे तो फिर सैप निकलेगा बिल्कुल फ्रूट के पास से। लेकिन अगर हम उस जो वो वहाँ पे पॉइंट बना होता है, एक रिंग से बना होता है, नक्कल कहते हैं उस पॉइंट को, सैप नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें मसला ये है, हमने स्टडी किया है कि इसमें जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस तरह के फ्रूट को, छोटी छोटी डंडियां साथ होती हैं, तो ये फ्रूट समटाइम दूसरे फ्रूट को हल्का फुल्का पंचर कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह इस वक्त हमारी लोकल मार्केट में फ्रूट आ रहा है उससे बहुत बेहतर होता है। तो यानी ये जो सिंपल जो हम हार्वेस्ट करके ऐसे डंडियां भी तोड़ रहे हैं, फ्रूट नीचे भी गिरा रहे हैं, चोट भी लगा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उससे काफी बेहतर है ये तरीका। लेकिन बहरहाल डेफिनेटली इसमें थोड़ा फ्रूट का डैमेज होने का और सैप लगने का चांस इसमें मौजूद होता है, क्योंकि वो डंडियां रास्ते में ब्रेक भी हो जाती हैं। तो बहरहाल सैप मैनेजमेंट करने के लिए आप फिजिकल डिसैपिंग को इस वक्त इस स्टेज पे हम बेस्ट समझते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट कैसे डीसैप किया जाता है कि वो लोग अपने, उनके पास स्मॉल ट्री सिस्टम एस्टेब्लिश होता है बागात में। वहां से लेबर हार्वेस्ट करती है, एक मशीन मूव कर रही होती है और डायरेक्टली हार्वेस्ट करके यहाँ पे वो जो, जिस तरह हमारा लाइम वाश में कह रहा था ना, इस तरह उन्होंने वहाँ पे केमिकल बनाया हुआ है। उस केमिकल का सोल्यूशन यहाँ पे गिर रहा होता है और ये फ्रूट उनका इसमें जा रहा होता है और प्रोसेस अपना डिसैप होके फ्रूट बाहर निकल रहा होता है, पीछे कलेक्ट हो रहा था बिन्स में। और बिन जब भर जाते हैं तो फिर वो वहां पे रख दिया जाता है। ये 200 से 400 किलो वाले बिन्स होते हैं, इस पे फ्रूट इकट्ठा होता रहता है। फिर बाद में पीछे से एक और जो है ना, इसमें से कोई वो जो फोर्क लिफ्ट आता है वो उठा के उसको ले जाता है। तो ये वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं। हम फ्यूचर आइडिया के लिए हम इस तरह अभी कर सकते हैं, जब हमारा स्मॉल ट्री सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर हम इस तरह की हार्वेस्ट करने पे जा सकते हैं। तो उस वक्त हमारा लाइन वाश जो है वो हमारा फील्ड में हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। उसके बाद ऑन फार्म ट्रांसपोर्ट जो है हमारी, उसको भी थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करना है। ऐसा कि फ्रूट, एक तो ये है कि फार्म के ऊपर हमारा को ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे रोड्स भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल पक्के रोड हो, लेकिन कम से कम स्मूथ जरूर होने चाहिए। हमारे फार्म्स में ऐसे रफ टफ किस्म का एक हमारी वो ट्रॉली होती है जिसमें कमानियाँ होती हैं, जिसमें कोई भी शॉक से अब्जॉर्बेंस सिस्टम होता ही नहीं है। ऊपर से फिर हमारे रोड रफ होते हैं, और सम टाइम फिर हमने उस पे वो फ्रूट जो है ना वो अप्रोप्रिएटली उसका वो लोड नहीं रखा होता जितना लोड उस पर रखना चाहिए। तो वो फ्रूट हमारा जंप बम्प बहुत सारे करता है और उस पे फ्रूट की स्किन के ऊपर बहुत सारे ब्रूजेज वगैरह हो जाते हैं। तो हमें फ्रूट को जो है वो इस हवाले से हैंडल करना है कि फार्म के ऊपर कि उसको वहाँ पे जंप्स बम्प्स से बचाया जा सके। उसके बाद आप अपने फ्रूट को जो है वो पैक हाउस में ले आते हैं। पैक हाउस में अब एक तरीका है कि हम मैनुअली ले आए, एक तरीका हम फोर्क लिफ्ट से ले आए। ठीक है, तो फोर्क लिफ्ट जो है, ये जैसा ये एक ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर है, तो वहाँ पे ये ट्रॉली जैक यूज़ किए जाते हैं या फोर्क लिफ्ट यूज़ किया जाता है। ये ट्रॉली जैक है, इस तरह एक फोर्क लिफ्ट भी होता है। तो वो यूज़ करके आप फ्रूट्स को आसानी से, एक ही बंदा बहुत सारे फ्रूट जो है लोड अनलोड कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो लेबर कॉस्ट हम बढ़ा रहे होते हैं, समटाइम एक एक दिन हम भर के लेके आ रहे हैं, उठा के ला रहे हैं, तो हमारा जो लेबोरियस भी हो जाता है वो काम, और हैंडलिंग भी ज़्यादा हो रही होती है। फ्रूट जो है ना आपका वो प्रॉपरली जो उसको जिस टाइम में जहाँ पे पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा होता। इसलिए थोड़ी सी मैकेनाइजेशन इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है हमें। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए जो हमारी प्रोसेसिंग लाइन है, उसमें हम सबसे पहले जो हमारी ये पूरी एक प्रोसेसिंग मशीन है, इसमें ये जो शुरू वाला एरिया उसको हम कहते हैं फीडिंग यूनिट या फीडिंग एरिया। वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट को फीड करते हैं। इस पे फीड करते हुए फ्रूट पे जब यानी मशीन के ऊपर आप लोड कर रहे हैं, तो उसको फ्रूट के ऊपर गिराना नहीं है, बिल्कुल आराम से इस पे छोड़ना है। कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है, और वो कन्वेयर बेल्ट के इर्द गिर्द यहाँ पे बंदे ठहरे होते हैं जिनके हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए, उनके नाखून छोटे होने चाहिए। पैक हाउस में, बल्कि पूरे फ्रूट की हैंडलिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके नाखून जो है वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए, तराशे हुए होने चाहिए। नाखून उनके समटाइम माइक्रो डैमेज कर रहे होते हैं फ्रूट की स्किन को, और वो बाद में वो स्किन जो है वो वहां से गल सड़ रही होती है, और समटाइम वहाँ पे दाग धब्बे बन रहे होते हैं फ्रूट की स्किन के ऊपर। तो इसमें आप वो फिर जब आप फीड कर देते हैं, फिर आप वहाँ पे बंदे ठहरे होते हैं जिनको हम सॉर्टर कहते हैं। वो उसमें से सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो फ्रूट जो कि आपने आगे यानी कि ना मार्केट में जाने के काबिल है। जो फ्रूट आप समझते हैं कि मार्केट के काबिल नहीं, तो वो यहाँ से ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं उसको, और वो फ्रूट जो है आइसोलेट किया जा रहा होता है। तो सॉर्ट आउट करते हैं। उसके बाद फिर आप वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए वाटर की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वाटर पोर्टेबल होना चाहिए, जिस तरह हम पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, तो वो उसी क्वालिटी का पानी हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है वॉशिंग के लिए। और वॉशिंग करने के बाद आप उसको
कोई ट्रीटमेंट्स देते हैं, उसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी लोग करते हैं, उसमें फंजीसाइडल डिप ट्रीटमेंट्स भी हैं, और भी बहुत सारी ट्रीटमेंट जो है ना वो पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे की जाती हैं। तो इस प्रोसेसिंग लाइन पे आप जो है ये हॉट वाटर या फंजीसाइड डिप ट्रीटमेंट जो है वो फ्रूट्स को दे रहे होते हैं। ये कॉमनली हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। आज से 2-2.5 डिकेड्स पहले ये नई बात हुआ करती थी, अब ये बहुत कॉमन है हमारे मैंगो सेक्टर में। तो उसके बाद आप कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फूड आगे नेक्स्ट मूव करता है। जब आपकी हॉट वाटर लाइन से या फंजीसाइडल डिप टैंक से वो बाहर निकलता है, तो फिर आगे स्पॉन्ज ड्राइंग लगी होती है, वहां पे उसकी सरफेस ड्राई होती है फ्रूट की। उस सरफेस ड्राई होने के बाद फिर वो एक और ड्रायर से गुजरता है, हॉट एयर ड्रायर। वहां पे उसमें से उसकी स्किन के ऊपर मजीद जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाती है। फिर आप अपना फ्रूट कलेक्ट करके उसको ग्रेड करते हैं और फिर पैक करते हैं। लेकिन हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो वहां से लेने के बाद हम फिर मैनुअल ग्रेडिंग में जा रहे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे अब मैकेनाइजेशन की जरूरत है। हमारे पास कुछ ग्रेडर्स ऑलरेडी मुख्तलिफ पैक हाउसेज में इंस्टॉल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ग्रेडिंग जो है हमें अब फोकस करना है कि ग्रेडिंग हमारी जो है वो मैकेनाइज हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम वो जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रेजेंटेशन है ना फ्रूट की साइज के हिसाब से वो भी इंश्योर नहीं कर पाए मार्केट में, जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में वैल्यू जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद फिर आप फ्रूट को पैक करते हैं। इसके बारे में 1 बाय 1 आगे बातें होंगी, पैकेजिंग कैसे करनी है। तो लेकिन बहरहाल ये ओवरऑल एक प्रोसेसिंग लाइन के ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशंस को मिनिमम ये जो हमारे ऑपरेशन हैं ये होने चाहिए। ये ऑस्ट्रेलिया की पिक्चर्स मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि एक यानी साथ साथ आप देख लें कि दुनिया कैसे कर रही है। कि वो वहाँ पे प्रोसेसिंग लाइन से करने के बाद उनके फ्रूट ये सॉर्टर क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के बाद, सॉर्टिंग होने के बाद, फ्रूट उनके सारे प्रोसेस गुजरने के बाद मैकेनिकली ग्रेड हो रहे होते हैं। फिर वो मैकेनिकली ग्रेड होके फिर वो पैक हो रहे होते हैं, और ऑटोमाइज किस्म की पैकिंग होती है। फ्रूट पैक हो रहा होता है डब्बों में, और आगे ऑटोमेटिकली किस्म की उनकी वो समटाइम उनकी लेबलिंग शेबलिंग वो सारा कुछ जो है ना आगे हो रही होती है। पैलेटाइज जो है ना फिर लोग उसको मैनुअली कर रहे होते हैं। तो ये अब हमें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करना है। और एक बात यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ पे ये सिर्फ मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज की अगर आप बात भी करें तो वहाँ पे दूसरे कंट्रीज में लोग जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट है उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि आप जिस मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां की कोई खास रिक्वायरमेंट है तो वो आप ऐड कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट चेन में। अदरवाइज वो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रोडक्ट जानी है तो उसी प्रोसेस से गुजरनी है, और एक्सपोर्ट मार्केट में जानी है तो उसी प्रोसेस से गुजरनी है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट के लिए अलग एक सिस्टम है हमारा, जिसमें हम थोड़ा सा उसको बेहतर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोकल मार्केट है हमारी डोमेस्टिक मार्केट उसमें अलग सिस्टम है। तो जिसकी वजह से हमारी जो लेबर है वो कंफ्यूज रहती है, स्किलफुल नहीं रहती, और वो जिस तरफ इजी वो उनको प्रैक्टिस लगती है वो उस तरफ जाते हैं। इस वजह से वो सही काम नहीं करते। अगर हम ये डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट की जो हार्वेस्ट हैंडलिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो यूनिफाई कर दें गवर्नमेंट के थ्रू, के एक ही स्टैंडर्ड के थ्रू वो होगी, और मंडी में भी प्रोडक्ट हमारी जो है उसी प्रोसेस से गुजर के आएगी, तो फिर इंशाल्लाह ये हमारा लोकल स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो जाएगा। जब लोकल स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। जब ये बात हम करते हैं, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी फिर वो वैल्यू नहीं मिलती आपको मार्केट में। मेरा ये इस पे जवाब अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड्स बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलप हुए हुए हैं। टेक्सटाइल का क्लोथिंग के सेक्टर में देख लें, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हमने ये इस चीज को हम अपोज सिर्फ यही कह के कर देते हैं समटाइम कि जो हमारा फ्रूट जो है ना वो लोकल मार्केट में उसको रेट नहीं मिलता। हम ये काम करके तो देखें, शुरू में मसला होगा, जब वो आस्ता आस्ता स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो आस्ता आस्ता जब एक जैसा ही सारा सिस्टम चल रहा होगा तो वो सारी प्राइस ही जब एक जैसे प्राइस पे मैंगोज इधर गिर्द मार्केट में मिल रहे होंगे तो सारे खरीदेंगे उसको। तो इस चीज पे हमने थोड़ा सा काइंडली जो है ना सब ने मिल के काम करना है कि हम अपना लोकल और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव भी करें और यूनिफाई भी करें, और उसमें जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो जरूर मीट करें। अगर कोई हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, वेपर हीट ट्रीटमेंट है, वैसी रिक्वायरमेंट है वो जरूर पूरी करें, लेकिन बाकी प्रैक्टिसेस हम एक जैसी करें। अब ये क्वारंटीन ट्रीटमेंट की कुछ होती हैं जो हम एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यूज करते हैं। उसमें एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, एक वेपर हीट ट्रीटमेंट है, और एक इरिटेशन है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है ये बेसिकली दो तरह की होती है। इसमें एक शॉर्ट डिप दिया जाता है 2-3 से 5 मिनट का, वो होता है सिर्फ डिजीज के लिए। उसमें आप फंजीसाइड को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा गर्म करके अगर लगाएंगे तो फ्रूट वो जो फंजीसाइड है उसका इफेक्ट अच्छा होगा। वो फ्रूट फ्लाई के लिए नहीं होता। फ्रूट फ्लाई के लिए आपको एक्सटेंडेड हार्ट वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है,
जो हमारे मार्केट में लोग कर भी रहे हैं कि जिस तरह 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे 60 मिनट के लिए आप ट्रीट करते हैं, या आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिस तरह ईरान की रिक्वायरमेंट है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे 75 मिनट्स की आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो इस जापान जो है वो मांगता है वेपर हीट ट्रीटमेंट, उनके स्पेशल अपने उनकी अपनी ही टेक्नोलॉजी है वेपर हीट ट्रीटमेंट की। वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो उनको ट्रीट करके भेजता है उस मैंगो को परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू पे करने को तैयार होते हैं। तो उसमें वाटर वेपर यूज होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में 2-3 जगहों पे वो फैसिलिटीज लगी हुई हैं। एक वो कबीरवाला में लगी हुई है, एक पहले साहिवाल में होती थी, अब मेरे ख्याल में वो फैसलाबाद में शिफ्ट हो गई है। इसी तरह कराची में भी इस्टेब्लिश हो रही थी। तो ये वेपर हीट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज जो हैं वो पाकिस्तान में चंद एक मौजूद हैं। वहाँ से आप जब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से करवा सकते हैं। उसके अलावा इरेडिएशन जो है, इरेडिएशन ये एक ऐसी टेक्निक है जो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको रेडिएट करना पड़ते हैं, और वो पाकिस्तान से रेडिएट अभी अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में एक हमने फैसिलिटी रेडिएशन की डेवलप की थी रेडिएशन करने के लिए, लेकिन वो उससे एक्रेडिट नहीं हुई यूएसए से। वो पीएचडीसी के थ्रू ही एस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पे लाहौर के पास। तो उसको भी अब उसका स्टैंडर्ड इस लेवल का हमें यूएस के साथ मिलके डेवलप करने की जरूरत है कि यहीं से ट्रीट करके हम अपने मैंगोज को वो एक्सपोर्ट कर सकें यूएसए में बाई एयर। हमारे मैंगोज रेट होके जा सकते हैं। अब करंट जो प्रैक्टिस चल रही है, यहाँ से हमारे पाकिस्तानी मैंगोज जाते हैं, पहले वहाँ पे उनके पहले 6 पॉइंट होते थे, अब वो 1-2 पॉइंट रह गए हैं जहाँ पे वो इरेडिएट करते हैं मैंगोज को, फिर उसके बाद वो जो है ना वो यूएसए में पूरे में जो है ना उसको डिस्पर्स किया जाता है। तो ये जो है ना हमारा इरिडेशन की फैसिलिटी, ये भी बहरहाल यूज की जा सकती है। मैंगोज को इरिडिएट करके आप इस पे फ्रूट फ्लाई किल कर सकते हैं। तो नॉट ओनली फ्रूट फ्लाई, आप ये जो दूसरे स्केल्स हो गए या कोई और भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो भी इसके अंदर किल हो जाएंगे। तो बहरहाल ये ट्रीटमेंट्स अच्छी हैं। इसमें हमें अपने जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड जो है या पाकिस्तान की फैसिलिटी जो है उनका लेवल उस लेवल का बढ़ाने की जरूरत है मजीद। ठीक है, कुछ हमने कर लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉट वाटर भी हमारे पास बहुत अच्छी है, वेपर हीटर भी बहुत अच्छी है। इरिडेशन को मजीद फोकस कर लें तो शायद बगैर वॉशिंग के एंड पे जो है ना हमें दोबारा उसको वो वाटर में नहीं डालना पड़ रहा होगा, या फ्यूम्स में से नहीं गुजारना पड़ रहा होगा उसमें से यानी वाटर वेपर में से, और हम के मैंगोज को अच्छा, जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अक्सर सवाल करते हैं जी फंजीसाइड कौन सा लगाएं डिजीज से बचाने के लिए। तो इसमें आप किसी भी अच्छी कंपनी का जिसमें फ्लूडाक्सिनल हो, थायोबेंडाजोल हो या अजोक्सिस्ट्रोबिन हो, ये कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जरूर देखना है जिस मार्केट में भेज रहे हैं उस मार्केट में वो केमिकल अलाउड है। अगर तो वो केमिकल अलाउड है फिर आप वो करेंगे, अदरवाइज वो केमिकल आप यूज नहीं करेंगे। तो काइंडली कोई भी केमिकल जब यूज करना है तो आपने मार्केट की, हर मार्केट जिसमें भेज रहे हैं उनकी कोई केमिकल लिस्ट जो है ना वो करनी। जिस तरह यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे उनकी एक ईयू पेस्टिसाइड डेटाबेस मौजूद है वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप मैंगो को कौन कौन से केमिकल लगा सकते हैं। तो इसी तरह यानी आपने यानी कि केमिकल ऐसा यूज करना है जो रिकमेंडेड हो उस मार्केट के लिए। तो बहरहाल ये जो केमिकल यहाँ पे दिए गए हैं ये इसमें स्कॉलर के नाम से सिंजेंटा वालों की एक प्रोडक्ट होती है। तो लेकिन अगर ये फ्लोडाक्सिनल किसी और कंपनी का किसी और नाम से वो सेल कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल जो है ये बेसिकली एम स्टार के नाम से सेल की जा रही है, सिंजेंटा से इस तरह जेम स्टार के नाम से सनक्राफ्ट वाले सेल करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को जो है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। बहरहाल ये केमिकल इफेक्टिव है पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे, अगर आप अप्लाई करें तो काफ़ी हद तक डिजीज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। लेकिन वही बात ये याद रखना है कि जिस भेज रहे हैं वो केमिकल रिकमेंडेड होना चाहिए। उसके बाद बात आती है ग्रेडिंग और पैकिंग की। ये बिल्कुल मार्केट के लिए प्रोडक्ट जब पैक हो रही होती है, पैक होने के बाद फिर आगे उसको बायर ने ही सेल वहाँ पे ओपन करना होता है। तो ये बिल्कुल बहुत क्रिटिकल, सारे स्टेप्स बड़े क्रिटिकल हैं, लेकिन ये वो लास्ट स्टेप हैं जहाँ पे हम फर्दर मजीद कोशिश करके अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि जो हम बाहर भेज रहे हैं वो किस लेवल की प्रोडक्ट है। तो उसमें ग्रेडिंग जो है उसमें समटाइम जो हम मैनुअल ग्रेडिंग कर रहे हैं उसमें हमारे इवन पैकेजिंग में भी मसला है कि हमारे फ्रूट का कलर एक जैसा नहीं है। एक डब्बे में हम मुख्तलिफ कलर के फ्रूट रख रहे होते हैं, सम टाइम उनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती है, एक फ्रूट दूसरी तरह पड़ा हुआ है दूसरा दूसरी तरह पड़ा हुआ है।
सम टाइम उनके फ्रूट का साइज का डिफरेंस होता है, एक फ्रूट बहुत बड़ा होता है, एक बहुत छोटा होता है। तो हमें इसलिए ग्रेड करके यूनिफॉर्म साइज के, यूनिफॉर्म कलर के फ्रूट को एक जैसे बॉक्सेस में पैक करना है, ताकि जब वो राइप हो तो वो एक जैसा फ्रूट सारा जो है आपको नजर आए। तो उसके लिए हमें इस को मैनुअल सिस्टम भी साथ साथ इन्वॉल्व है, लेकिन मैकेनिकल ग्रेडिंग प्लस जो मैनुअल पैकेजिंग है, इस को इंटीग्रेट करते हुए इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। वरना हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी इस एरिया में हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत है। ये हमारी कुछ ऊपर की जो तस्वीरें, ये पाकिस्तान की लोकल मार्केट में जो हम माशाल्लाह पैकेजिंग कर रहे हैं। अभी इस पैकेजिंग में लगता ही नहीं है कि हम फ्रूट पैक कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी फलों का बादशाह। ये मतलब इस तरीके से शायद वो मेरे ख्याल है जूतों की पैकिंग भी नहीं की जाती, जिस तरीके से हम अपने एक अच्छे क्वालिटी के फ्रूट को पैक कर रहे होते हैं। तो ये लोकल मार्केट में ये प्रैक्टिस जो है, मैं इसको अपोज नहीं करता, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रैक्टिस को कम से कम उस लेवल का करने की जरूरत है कि जो लगे कि खाने वाली चीज जो है इसके अंदर पैक हो रही है, और प्रोडक्ट आपकी उसकी क्वालिटी पे नेगेटिव इफेक्ट ना आए। जो पैकेजिंग है इसका मेन काम होता है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, उसको किसी किस्म का डैमेज ना आए। इसमें तो हम वो लकड़ी की पेटी में फ्रूट जब पैक कर रहे होते हैं, उसका अपना वो डोम इतना निकला होता है कि जब वो पेटी के ऊपर पेटी आती है तो उस पर वजन ही बहुत सारा आ जाता है। ये खुद वो पेटी इतनी मजबूत नहीं होती कि वो फ्रूट को प्रोटेक्ट कर सके। वो तो वो उसने फ्रूट की उल्टा, जब आप देखते हैं इनमें से निकालते हैं फ्रूट को, तो आप देखते हैं कि उस फ्रूट के ऊपर बहुत सारा दबाव आया होता है जब इस पेटी पेटी में से फ्रूट निकाल रहे होते हैं। तो अगर वो आपका पैकिंग मटेरियल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ऐसे पैकिंग मटेरियल को डिस्करेज करने की जरूरत है। तो अगर हम लकड़ी की पेटियों के अलावा और बहुत सारे सस्टेनेबल है, गत्ते का डब्बा बड़ा सूटेबल है, लेकिन अगर हम लकड़ी की पेटी में भी जाना चाहते हैं, अगर वो कोई उसमें है, तो कम से कम उसमें पैकिंग इस तरह की जाए कि प्रोडक्ट जो है आपकी प्रोटेक्ट हो। लेकिन बहरहाल अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करना चाहते हैं, तो किसी न किसी सूरत आप इस लकड़ी की पेटी की बजाय में कोई अच्छी क्वालिटी की कार्डबोर्ड बॉक्स पैकेजिंग जो है ना, उसको लोकल मार्केट में भी प्रमोट करना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट के लिए जो डिफरेंट पैकिंग हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें कवर टॉप बॉक्सेस होते हैं। ये बाई एयर यूज़ किए जाते हैं, इस पे थोड़े थोड़े सुराख होते हैं, वो आप एरेशन के लिए यूज़ करते हैं। बाकी आप ये बाई एयर जो है ना, ये बॉक्स मुख्तलिफ साइजेज में आप यूज़ कर रहे हैं, मसलन 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 4 kg, इवन 5, 6, 7, 8 kg, ताकि ये डिफरेंट साइजेज में बॉक्सेस जो है ना वो आप पैक करके करते हैं। इसमें पैकिंग में कोशिश ये करें हमेशा कि सिंगल लेयर पैकिंग करें। 7-8 किलो वाले डब्बे जो लोग पैक करते हैं, समटाइम वो डब्बे ना वो डबल लेयर में आ जाते हैं। तो डबल लेयर पैकिंग में फिर आपका जो नीचे वाला फ्रूट है वो एक तो सही तरीके से वो बाहर को नजर नहीं आ रहा होता समटाइम, और दूसरा ये है कि उसके ऊपर वजन आता है, तो फिर वो भी फ्रूट जो है ना, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है मैंगो। तो सिंगल लेयर पैकिंग जो है ना, वो हम रेकमेंड करते हैं कि आप बॉक्स ऐसे बनाए वो सिंगल लेयर पैकिंग में पैक किया जाए। और ये जो ओपन टॉप बॉक्सेस हैं, ये सी फ्रेट के लिए यूज किए जाते हैं, जहाँ पे रेफ्रिजरेटेड शिपमेंट्स होती हैं। जरूरी नहीं सी फ्रेट, कंटेनराइज शिपमेंट आप कह सकते हैं। फ्यूचर में हम जैसे सी पैक बन जाएगा, तो हम अपने कंटेनर बाई रोड भी जो है जब भेज रहे होंगे, तो वो उसमें कूलिंग तो होगी। तो बेसिकली आप कंटेनराइज शिपमेंट जहाँ पे हो, जहाँ पे कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, वहाँ पे आप ओपन टॉप बॉक्स यूज करते हैं, ताकि उनमें से ठंडी हवा आसानी से पास थ्रू हो सके। और उसके बाद पैकिंग के बाद आप उस थोड़ी सी उसको कवर करने की कुछ कुछ चीज़ लगा देते हैं, जिस तरह ये लाइनर यूज़ करते हैं, जिस तरह ये फोम नेट लगा हुआ है। तो उससे आपके फ्रूट जो है वो उनकी ब्रूजिंग से जो उनके ऊपर ब्रूजिंग हो जाती है, स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, उनसे वो बच जाता है। तो इससे आपने पैकिंग जो है ना उस क्वालिटी की आपने यूज़ करनी है कि प्रोडक्ट आपकी अच्छी लगे भी सही, दिखे भी सही, मार्केट को में अट्रैक्ट भी करे, और प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट भी करे। मेन है प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन। और साथ साथ फिर है दूसरा है कि आप इसको कस्टमर को जो है ना वो कर सके। तो अब दुनिया जो है ये पैकिंग कर रही है। ये कुछ रेड रेड जो नजर आ रही है तस्वीरें, ये जापान की हैं। वो एक एक मैंगो, दो दो मैंगोज को इस तरीके से पैक करके करते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई इसमें गोल्ड पैक किया हुआ है। और मुख्तलिफ तरह की पैकिंग आप देखेंगे, नेट पे चेक करें, वहाँ मार्केट में इंटरनेशनल जाएं, आपको बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की पैकेजिंग नजर आ रही होती है। तो अगर हम इस तरह की पैकिंग करें, तो ये वाकई एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर नजर आती है। अगर हम उसको वो वेटेज ना दें जो कि उसको मिलनी चाहिए, जिस तरीके से हम लकड़ी की पेटी में लोकल मंडी में पैक कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी प्रोडक्ट नहीं रहती, वो एक बस जरिए, जिस तरह हम कहते हैं जरिए अजनास, तो वो जरिए कमोडिटी तो रह जाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बनती। तो हमें अब इसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको इस
वाले से इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये अगर हम करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा देर तक रहेगी भी सही और मार्केट में अच्छी वैल्यू पे बिकेगी भी सही। तो ये आप डिफरेंट काउंट्स जो है यूज करते हैं। 6 काउंट वाला बॉक्स होता है। अगर आप सपोज 4 किलो का डब्बा पैक कर रहे हैं तो बड़े साइज के फ्रूट, छः फ्रूट भी कुछ ऐसे होते हैं जो 4 किलो बन जाते हैं, ऐसी वैरायटी भी मौजूद है हमारे पास। और कुछ ऐसे होते हैं जो 18 किलो, 18 फ्रूट मिलके जो है ना वो 4 किलो बना रहे होते हैं। तो आपका फ्रूट साइज जब छोटा होता जाता है उनका काउंट बढ़ता जाता है। तो लेकिन आपने यूनिफॉर्म जो बॉक्स का साइज है, बॉक्स का जो वेट है वो यूनिफॉर्म रखने की जरूरत होती है। बाकी काउंट जो है उसके ऊपर मार्क कर दें कि इसमें ये वाला काउंट जो है वो पैक पे है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि पाकिस्तान काम नहीं कर रहा, सिस्टम से इस सिस्टम में आ गया। ये पाकिस्तान की पिक्चर्स हैं, ये जो मैंगो की अच्छी क्वालिटी की पैकिंग हुई नजर आ रही है सारी पाकिस्तान की है। तो नो डाउट कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं कि हम जो है ना मैंगोज को अच्छी क्वालिटी में बाहर भेज रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। हम इसमें इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि अगले 1-2 डिकेड्स में हम इंशाल्लाह इस सिस्टम को मजीद बेहतर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लेबलिंग। लेबलिंग के लिए लेबल ऊपर ना इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोडक्ट की, कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए कि इसके वैरायटी कौन सी है, प्रोडक्ट कौन सी है, इसका वेट कितना है, इसका ग्रेड कौन सा है, और ये किस दिन तक यूज की जा सकती है। और अगर आप प्राइस भी टैग करना चाहते हैं तो प्राइस भी लगा सकते हैं, और इसका सोर्स क्या है वो भी आप लिख भी सकते हैं। QR कोड या बारकोड साथ लगा के आप उसको साथ जो है ना कर सकते हैं आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी दुनिया में। तो आप तो सिर्फ QR कोड लगा दें तो वो आप अपनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे दे दें तो लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हर फ्रूट के ऊपर लेबल छोटा सा QR कोड वाला लगा हुआ हो एक, क्योंकि दुनिया में ये नहीं होता कि वो एक डब्बा खरीदते हैं, समटाइम एक पीस भी वो खरीद रहे होते हैं, एक एक मैंगो भी खरीद रहे होते हैं। तो अगर उसके ऊपर लेबल एक छोटा सा QR कोड लगा हो, उसको स्कैन करेगा तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो मिल जाएगी। जब आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे रहे होते हैं तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाता है और उस प्रोडक्ट की अल्टीमेटली लेबलिंग जो है वो ट्रेसेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। और ये चीज़ें जो है ना फिर दोबारा कस्टमर जो है ना उसके लिए ज़्यादा पे करने को भी तैयार होता है और बार बार ऑर्डर भी देता है उसका। तो अल्टीमेटली आप उससे हाई वैल्यू अर्निंग जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ये गाइड्स भी मौजूद हैं वेबसाइट पे, ट्रेसेबिलिटी फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये एक गाइड वेबसाइट पे मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके, तो आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राइपनिंग। पाकिस्तान में डीसैपिंग काफ़ी हद तक लोगों ने कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए। पैकेजिंग भी काफ़ी हद तक कर ली है, काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट जैसे मैं पहले कह रहा था कि वो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई लेकिन कुछ करने की मजीद अभी ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें नज़र आता है ना वो है राइपनिंग। हमारा फ्रूट राइप नहीं होता अप्रोप्रिएटली, यूनिफॉर्म उसकी कलर फ्लेवर जो एक होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा होता। ये एक चैलेंज है मैंगोज में। स्पेशली समर बेस्ड चौसा मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस मामले में। सिंदड़ी फिर भी आसानी से राइप हो जाता है, लेकिन चौसा जो है वो बादशाह है और बादशाहों का भी बादशाह है, तो इसलिए वो नखरे भी उसके बादशाहों वाले हैं। तो हमें उसमें बेसिकली एक तो ये है कि जब मैंगो को राइप करें, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये तो अब सबको पता है कि ये बैंड है। ये बैंड इसलिए दुनिया में कि इस ये कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर काज करता है इसके रेजिड्यूज जो हैं। तो इसलिए रेकमेंड नहीं किया जाता। तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे जो रेकमेंड किया जाता है वो होता है एथिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड में से निकलती है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का मसला नहीं है, एसिटिलीन गैस अगर आपको गैस फॉर्म में मिले उससे आप राइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो कैल्शियम कार्बाइड में एज वो जो पत्थर जब वो जब उसमें से गैस निकलती है तो एक पाउडर सा बन जाता है, वो जो सफूफ है उसके जो रेजिड्यूज जो फ्रूट के ऊपर लगे होते हैं वो सम टाइम आपकी स्किन को कैंसर काज कर सकते हैं। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप कैल्शियम कार्बाइड बेस्ड जो राइपनिंग है उससे बचें, एथिलीन गैस को यूज करें। अब एथिलीन गैस जो है इसमें एथिलीन गैस की शक्ल में भी यूज कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ 3 ऑप्शन इसके मौजूद हैं। एक ये है कि आप एक जनरेटर लें। ये कैटालिटिक जनरेटर USA से मिलता था, पाकिस्तान में भी कोल्ड वेयर इंडस्ट्रीज कराची वालों ने ये बनाया है। तो ये लोकली मौजूद है। आप इस के अंदर ये केमिकल डालते हैं और फ्रूट अपना एक चैम्बर में रख देते हैं और वहां से इसके अंदर ये जब ये केमिकल डाल के इसको, तो ये फ्रूट इसमें से गैस निकलती है और फ्रूट फिर यहाँ पे बड़ा जो होता है वो पक जाता है।
तो ये आप उस चैम्बर की बाहर से एथिलीन मीटर के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि, तो रेकमेंड किया जाता है। इसमें दो मेथड है, एक है ट्रिकल सिस्टम, एक है शॉर्ट मेथड। ये जो तस्वीर नजर आ रही है ये शॉर्ट मेथड की है कि आप एक जनरेटर चलाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए वो यानी कि उसमें एथिलीन गैस जनरेट करता है और फिर वो बंद कर देते हैं आप। तो ये हम 8 घंटे बाद, हर 8 घंटे बाद 100 ppm 100 ppm डोज जो डेवलप कर रहे होते हैं गैस की। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि ट्रिकल सिस्टम, उसमें ऑटोमेटिक गैस सिलेंडर लगा होता है एथिलीन का, वो ऑटोमेटिकली हर चंद मिनट बाद ना इंजेक्ट कर रहा था गैस, वो हम रिकमेंड करते हैं 10 ppm। तो 10 ppm से 100 ppm तक एथिलीन आपको मेंटेन रखनी पड़ती है मैंगो राइपनिंग चैम्बर में। तो फिर आपका वो फ्रूट जो है वो प्रॉपर्ली राइप होगा, और उसका एक खास टेम्परेचर भी होगा, हर वैरायटी का अपना होता है। जिस तरह सिंदड़ी की बात की, सिंदड़ी जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर राइप होगा। समर भेज चौसा जो है ये 30+ पे होगा, 32 पे बहुत अच्छा राइप हो जाता है। हम समटाइम समर भेज चौसे को भी सिंदड़ी की तरह नीचे हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट चेन में, तो इसलिए वो सही कलर डेवलप नहीं कर पा रहा। तो उसको आप हाई टेम्परेचर पे राइप करेंगे अप्रोप्रिएटली तो वो सही राइप हो जाएगा। उसके बाद ये एक और राइपनिंग पाकिस्तान में अब कॉमन हो गई है, एथलीन साशे। ठीक है, तो ये जो साशे हैं ये चाइना साशे के नाम से ही मशहूर है पाकिस्तान में, जबकि लोकली भी पाकिस्तान में लोग इसको बना रहे हैं और ठप्पे उस पर चाइना वाले लगा रहे हैं। तो बहरहाल हमें एक तो अपनी लोकल प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करके उसको सर्टिफाई करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम उस पर जाली ठप्पे लगाते रहें। इस पे भी देखें। साथ साथ ये है कि ये जो ऑथेंटिक सोर्स से अगर हमें कोई ऐसे मिल जाते हैं तो आप इनको सिर्फ वाटर में डिप करके फ्रूट के बॉक्स के अंदर रख के फ्रूट के ऊपर थोड़ा सा रैप चढ़ाओ, कोई गुडी पेपर टाइप का, कोई भी किसी किस्म का पेपर हो, जिससे वो उसमें से गैस थोड़ी सी देर के लिए उसके अंदर रह सके। तो इसमें से गैस निकलती है, और वो जो गैस है वो एथिलीन गैस होती है, वो फ्रूट को राइप करने में हेल्प करती है। तो ये आपको साशे की एथिफॉन साशे होते हैं बेसिकली। वो जब आप पानी में डिप करते हैं तो उसमें से फिर वो गैस रिएक्ट करके गैस निकलती है, एथिलीन गैस जो है ना वो ट्रीट कर रही होती है, फ्रूट राइप हो रहा होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, अभी हम रेकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये लिक्विड एथीफॉन ये भी मार्केट में मौजूद है इंटरनेशनली। आप उस के सोल्यूशन में फ्रूट को डिप करेंगे तो फिर उसके बाद अगर आप उसको पका के देखेंगे तो लग रहा है कि ये भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट देगा। हमने ऐसे काम छोटे से किए हैं, लेकिन अभी हम रेकमेंडेशन नहीं दे सकते क्योंकि हम इसकी डोजेज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। बहरहाल ये एक और पॉसिबल ऑप्शन के तौर पे फ्यूचर में इंशाल्लाह ये सामने आ रहा है। अब जब आपने पैक कर लिया, प्रोडक्ट राइप हो गई, सारा कुछ हो गया, उसके बाद आपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब हमारे फार्म से प्रोडक्ट हमारी निकलती है, वो ट्रकों पे लोड होती है। ये जो ट्रक हैं इनका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, तो हमें कंटेनर्स लोकल पाकिस्तान में भी, अब अलहमदिल्ला मोटरवे बन गई, लेकिन कुछ रोड्स कहीं पे खराब भी हैं। अगर हम छोटे जो कंटेनर्स हैं, कम से कम 20 टन वाले कंटेनर जो हैं, या इससे भी कुछ छोटे हम बनाएं, तो जिसमें सस्पेंशन वाला कोई मैकेनिज्म हो कि सस्पेंशन जो ट्रक है हमारे वो सस्पेंशन अब्जॉर्प्शन सिस्टम हो, या इन ट्रकों को हम मॉडिफाई कर दें जिनमें ये जो कमानियों वाला सिस्टम लगा हुआ है उनमें सस्पेंशन अब्जॉर्प्शन सिस्टम हो जाए, तो हम ट्रांसपोर्ट कंपनीज के साथ मिलके इस एंगल पे भी फ्यूचर में हम सोचने की जरूरत है कि हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हैं वो उस लेवल की बनाएं कि जब फ्रूट को कोई जंप वंप लगे तो फ्रूट जो है उसको सस्पेंशन जो है ना वो अब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम ट्रांसपोर्ट करें, ताकि फ्रूट को किसी किस्म का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आए, उसके ऊपर स्किन के ऊपर ब्रूसेज ना आए। ठीक है, तो उसके बाद आप बेशक फिर जब प्रोसेस करने के बाद आप उसको कंटेनर में भेज रहे होते हैं या बाई एयर भेज रहे होते हैं, वहां पे तो ठीक हो रहा होता है, लेकिन जो फार्म से लेकर पैक हाउस तक का मैकेनिज्म है वो बहुत पुअर है, जो कि फ्रूट की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ये सारी बातें थी ओवरऑल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन जो बात मैंने शुरू में की थी, अगर पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी इंश्योर करनी है तो आपको प्रोडक्शन को इग्नोर नहीं करना होगा। प्रोडक्शन पे आपके ऑलरेडी कोई वेबिनार हुए होंगे, लेकिन मैं क्विकली चंद बातें करना चाहता हूँ। वो ये है कि हमने डिफरेंट फार्म्स से फ्रूट लेके उनको पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे पका के देखा है। ये आपके सामने सिंदड़ी मैंगो है, इसको हमने डिफरेंट एक ही वक्त में, एक ही वीक में समझ लें कि डिफरेंट आर्चर से हमने हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करके उनको सिर्फ हमने पकने के लिए रख दिया स्टोर के अंदर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे ना, जिस जिस टेम्परेचर पे उसने पकना होता है ना, 20, हम रेकमेंड करते हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस पे हमने इसको रख दिया, पहले स्टोर किया फिर पकने के लिए रख दिया। तो उस और कोई ट्रीटमेंट नहीं की। तो आप देखें कुछ बागात में फ्रूट जो है उनके नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। कुछ बागात में से जो फ्रूट लेते हैं उन पे डिजीज बहुत ज्यादा आ रही है।
इसका मतलब क्या है कि हमारे बागात में बहुत ज़्यादा वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, जो बात मैंने शुरू में की थी कि अगर हम इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में compete करना चाहते हैं तो हमारे सारे फार्म्स की प्रैक्टिसेस एक जैसी होंगी, एक जैसा स्टैंडर्ड होगा, एक जैसी क्वालिटी होगी। वैरायटी तो एक जैसी होती है लेकिन प्रैक्टिसेस एक जैसी नहीं है। ना प्रूनिंग अप्रोप्रिएट हो रही है, ना यानी कि उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। उसकी वजह से फ्रूट की जो टर्न आउट है उसकी भी वेरिएशन है, और इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारी जो लेबर है उसके हाथों का बहुत ज़्यादा किरदार होता है फ्रूट की क्वालिटी के ऊपर। ये बात मैं अक्सर करता रहता हूँ कि जो पानी भी अच्छी क्वालिटी का लगाएं फसलों को, और जो लेबर है उसके भी हाथ साफ रखने का मैकेनिज्म जो है वो इंश्योर करें। उसके लिए उसको हम किसी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते। फार्म लेवल पे हमें प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत है और उसको मेंटेन रखने की जरूरत है। बहुत सारे फार्म से हम जाते हैं, वहाँ भी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ऑपरेशनल नहीं होती, तो इनको मेंटेन रखने की जरूरत है ताकि आपकी प्रोडक्ट में उनका जो सेफ्टी हैजर्ड है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है, वो ना आ जाए। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं मुख्तलिफ, जो कोडेक्स स्टैंडर्ड हो गए, इंटरनेशनल फीचर स्टैंडर्ड हो गए, ग्लोबल गैप हो गए, आईएसओ हो गए, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इन स्टैंडर्ड्स को अगर हम पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा यूज़ करना शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट लेना है, कम से कम इन स्टैंडर्ड को कुछ फॉलो करके हम अपने फार्म्स पे, अपने पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएंगी। और आज जो हमारी वर्क फोर्स है और उसके स्किल और उसकी प्रैक्टिस, इन सारों को फोकस करने की जरूरत है कि हमारी लेबर जो है वो हेल्दी भी हो और जो वो काम कर रही है उसको उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता हो भी हो कि ये काम बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे कंट्री को बेनिफिट, अल्टीमेटली हमें भी बेनिफिट है। और हमें उनको प्रीसाइज किस्म की स्किल देने की जरूरत है। कभी ये नहीं है कि एक लेबर पहले लोकल का फ्रूट हार्वेस्ट कर रही है, फिर वही लेबर जो एक्सपोर्ट का हार्वेस्ट कर रही है, जब वो मंडी वाला लोकल मंडी वाला कर रही होती है तो वो बड़ी आसानी से कर रही होती है, जब एक्सपोर्ट बैठ जाती है कि यार कैसे करें, तो बड़ा मसला है, ये तो बड़ा टेक्निकल काम है। तो इसलिए यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस अगर हमारे फार्म पे होंगी तो फिर ये मसला नहीं होगा। तो प्रोडक्शन से लेकर ओवरऑल पूरी मार्केट में जितने भी ऑपरेशंस हैं सब में लेबर इन्वॉल्व है, और लेबर का इन सारे ऑपरेशंस के लिए स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो वैल्यू एडिशन है, ये बहुत कॉमन कहा जाता है, वैल्यू एडिशन करें करें करें, लेकिन अब हमें रियल टाइम कुछ चंद प्रोडक्ट जो है ना उनको अब आगे एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, जिसमें ड्राइड मैंगोज पे एएसएलपी जो ऑस्ट्रेलियन सेक्टर लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू जो हमने काम किया था उससे ये प्रोडक्ट निकली, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सारे लोग इसको करना शुरू हो गए। तो ड्राइड मैंगोज को मजीद, उसके अलावा चाइना जो है ज़्यादातर या दूसरे और भी कंट्रीज हैं, इंडिया को देख लें, वो लोग पकिंग पे भी जा रहे हैं साथ साथ, फ्रेश के साथ साथ का। इसको एक तो हमारे पर प्लांट्स लगे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं मौजूद, लेकिन अब हमें कोई कॉटेज इंडस्ट्री लेवल कोई पल्पिंग का भी मैकेनिज्म जो है ना उसको डेवलप करने की जरूरत है। ये है, लेकिन ये फ्यूचर जो है ना वो वैल्यू एडिशन का है, क्योंकि लोगों के पास अब फ्रेश काट के खाने का टाइम नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। जो बातें मैंने सारी की, इन सब सारी बातें जो है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस हुआ ओवर टाइम 2005 से लेकर अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वो ऑस्ट्रेलियन एड के जो प्रोजेक्ट्स थे एसीआर के, ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, उनके जो मैंगो वैल्यू चेन सप्लाई चेन प्रोजेक्ट्स आए थे उनमें हमने काम किया था। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी थी उसमें, सुपरवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मौलाना मलिक साहब, और उन्होंने ये सिखाया हमें। और मैंगो इंडस्ट्री के साथ आप लोगों को सबका बहुत शुक्रिया, जो ग्रोअर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी, इनके साथ शुरू से ही हमने काम किया 2005 से लेकर अब तक। और मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान एक इम्पॉर्टेंट हमारा इदारा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी मैं भूल गया, और नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान है, बहाउद्दीन ज़िकी यूनिवर्सिटी मुल्तान है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम है, ये इदारे भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहे। और सबसे आखिर में मैं अपने यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर साइंसेज, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पे आज बात करने का मौका दिया गया। सो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चंस हो तो मैं हाजिर हूँ। जी थैंक यू सो मच सर। मैं खावर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले सवाल ले लें, बाद में फिर कंक्लूड करेंगे। जी जिसके क्वेश्चन कोई ले लें पहले। क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर। जी अदील साहब, आप माइक खोलिएगा, बात करें प्लीज आप। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी जी, अच्छा वालेकुम सर, सलाम। ये प्लीज सवाल करिए। जो हमारा फ्रूट जो होता है, जो पकने के बाद जाहिर होता है, जो वो ब्लैक हो जाता है, जल जाता है, तो क्या ये बाग में जब मतलब ऑर्चर्ड सही नहीं है कि इसको ना तोड़ा जाए? जी शुक्रिया। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ काइंडली थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा सर, ये जो मैंगो हमारा जब हम फुल राइप हो जाता है तो ये गल जाता है, ब्लैक हो जाता है, हम्म। तो ये उसका आर्चर्ड में इसका पता लग सकता है कि हम ये इस आर्चर्ड को छोड़ दें कि इसमें ये मसला है? आवाज आ गई इस थी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपके क्वेश्चन। जी। अच्छा, इसमें ना ये है बेसिकली कि नो डाउट के आर्चर्ड का रोल होता है, लेकिन आर्चर्ड का रोल है इंसेक्ट के हवाले से, डिस के हवाले से, फ्रूट गल, उसका भी आर्चर्ड की न्यूट्रिशन का उसके साथ रिलेशनशिप है। लेकिन अब इसको राइपने के दौरान भी हम कुछ गलतियां पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे कर रहे होते हैं। सम टाइम हम उसको जब राइप करने लगते हैं कि वो लगता है कि जी, मतलब वो बंद कर देते हैं बिल्कुल, तो वहां पे एक साइड ज्यादा कम्युलेट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाता है कि वो फ्रूट जो है ना आपका, वो यानी उसको कार्बन डाइऑक्साइड इंजरी हो जाती है, वो स्किन हो जाती है, हार्ड हो जाता है फ्रूट का। जब आप राइपनिंग कर रहे हो तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी एरेशन की भी जरूरत है, यानी ये नहीं कि मुसलसल दें एरेशन, कुछ देर के लिए उसको राइप कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद दोबारा दोबारा ट्रीटमेंट दे दे, फिर वो काफी बेहतर हो जाएगा। इसमें अमीन साहब, आपकी जैसे मैं करिएगा अगर मैं गलती पे हूँ। अदील साहब, ऐसा है कि जो आपका मैंगो बॉडी ब्लैक हो रही है, उसकी रीजन क्या है? अमीन साहब ने सही बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कम्युलेशन इज वन ऑफ द। बाग के अंदर भी आपने ये देखना है कि उस बाग के अंदर अगर फंजीसाइड की प्रॉपर एप्लीकेशंस नहीं हुई हुई ड्यूरिंग फ्रूट एनलार्जमेंट स्टेजेस, वो आपने देखना है। बाग के अंदर पानी तो नहीं लगा हुआ जब आप तोड़ाई कर रहे थे, या हफ्ते के अंदर अंदर पानी। मोस्टली हमारे बागों के अंदर एक ट्रेंड है कि हम बाग को पानी लगाते हैं उसकी सरफेस को नरम करने के लिए, फिर तोड़ाइयां लगाते हैं ताकि आम गिरे और डैमेज ना हो। इसकी वजह से फंगस जो है उस वो इनाकुलम बनता है। जब आप तोड़ रहे होते हैं डंडी, तो फंगस आपका बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा होता है। और पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर हम में से मोस्टली लोग जो हैं वो फंजीसाइड का इस्तेमाल करते ही नहीं है, जिसकी वजह से बॉडी रॉट के मुख्तलिफ जिसमें एंथ्रेक्नोज भी है और कई किस्म की रॉटनिंग है बॉडी की, वो सामने नजर आती है। बट ये आपने देखना है कि आपने जिस काले आम को देखा है वो है क्या है। वो किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएं, उसको डायग्नोज करने की कोशिश करें। वो बाग के अंदर से भी आ सकता है, वो ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग भी आ सकता है, ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग का टाइम है खासतौर पे सुबह से शाम तक जब आप तोड़ रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर जो आपकी बाग के अंदर की सूरत हाल है उसका बहुत इंपॉर्टेंट, उस कालेपन के ऊपर। और फिर उसके बाद फिर आपने जब पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं कालेपन के ऊपर। बट इससे पहले आपने ये देखना है कि वो हुआ क्यों है काला, उसकी वजह क्या है, वो क्या ब्रूज है, डैमेज है, कोई फंगल अटैक है, कोई और इशू है। ये सारी चीजें जब आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आप उसका करेक्टिव मेजर लेंगे अकॉर्डिंगली। सॉरी जी, मैंने सोचा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड, अब आपकी इजाजत से हम आगे बढ़ते हैं जी। नहीं और किसी प्लीज, का कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन? किया। सर खाबर साहब और सर मीन किसी का साहब, क्वेश्चन है? विद ड्यू अपॉलॉजी अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था। सर जी जी, शहजाद भाई, आप सामने आए सर, मैं देखा नहीं है आपको, मुझे माफ सर करिएगा सर प्लीज सर। थैंक यू वेरी मच। मैं इसमें सर ऐड करना चाहूंगा। अमीन साहब ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक्सप्लेन किया, और ही इज नो डाउट पोस्ट हार्वेस्ट स्पेशलिस्ट इन पाकिस्तान। तो मैं सर को प्रोडक्टिविटी को देखता हूं, मैं इसे ऐड करना चाहूंगा। ये सर जो आमिर मलिक साहब हैं, इनका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और बड़े सारे दोस्तों के साथ ये इशू होता है। सर ये बड़ी क्लियर सी कुछ एक इंडिकेशंस होती हैं, आप अपने आर्चोड को देख सकते हैं। खाबर साहब ने भी उस पर बात की थोड़ी सी। आप ये देखें सर कि क्या आपकी जो कैनोपी है ऑर्चर्ड की, क्या वो वेल मैनेज्ड है? क्या उसमें लाइट पेनिट्रेशन विद इन अ प्लांट और अराउंड द प्लांट अवेलेबल है? कैनोपी आपस में इंटरकनेक्टेड तो नहीं है? इरेशन उसकी प्रॉपर है? होता यह है कि जब फ्रूट
प्लांट के ऊपर लगा होता है इट लुक्स वेरी हेल्दी, लेकिन डिजीज इनोकुलम जो है वो उसके ऊपर आ चुका होता है, उसकी सर्टन रीजंस होती हैं। फंजीसाइड का प्रॉपर स्प्रे ना होना, कवरेज ना होना, और समटाइम ये होता है कि हमारा जो मॉनसून है, अर्ली मॉनसून जो है वो हिट कर जाता है, और वो करता है, और सनलाइट जो है वो प्रॉपर करना। अब हार्वेस्ट तो आपने कर लिया, बहुत अच्छा, लेकिन जब आप उसे पैकिंग करते हैं, पैकिंग फ्रूट ब्रूजेस, तो ये जो पोस्ट हार्वेस्ट है इसने रिजर्व करना है, ऑर्चर्ड में ही है वो, आपने जो तो इरिगेशन है वो करती है, ओवर इरिगेशन भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये सर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था शॉर्टली, शॉर्ट टाइम में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी आपकी। हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारी रहनुमाई और हमारे दोस्तों की रहनुमाई भी करते रहिएगा। कमांडर सलीम साहब, आपका हैंड रेस था सर, आप अगर माइक खोल के बात कर सकें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे खबर साहब 2 मिनट दे दें, मैं एक वो सवाल ही भूल गया हूँ। एक है, दो थे मेरे सवाल अमीन साहब से, तो मैं जरा लिख लूं इन द मीन वाइल, अगर कोई और तो, सर सर क्योंकि सर आप। सर 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 बड़ी मेहरबानी। आमिर मलिक साहब का हाथ जो है वो लहरा रहे हैं सर, आप प्लीज अगर बात करना चाहते हैं तो माइक खोल लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। और मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है, सेमिनार अटेंड, प्रोडक्ट्स, ये जो स्टार्ट में बताया उसकी हार्वेस्टिंग का जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम लोग करते हैं और जिस तरह से आम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक विजिट हुआ था गिलगित बल्तिस्तान में, और मेरा एक सेशन भी था, बेसिकली वो डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी पे था, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो वहां से मैं हुंजा तक गया। वहां पर मैंने जो देखा है कि वहां पर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है, वो शायद 200 या पता नहीं 300 सोसाइटीज बनी हुई है, और हर सोसाइटीज का जो है वो अपना एक मैकेनिज्म है। किसानों की आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उनको सपोर्ट करती है। वो किसी भी चीज़ की खेती बाड़ी कर रहे हैं, चाहे वो अपना चेरी को कल्टीवेट कर रहे हैं, या उसको खुबानी को कर रहे हैं, या कोई भी और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, वो काम करते हैं। ये अलग बात है कि अभी तक जो है वो चाइना में जाहिर सी बात है वो चेरी का बड़ा मतलब है कि वहां से एक्सपोर्ट हो रही है, और कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो ये जो ट्रांसफर है ना नॉलेज का, जैसे हम यहाँ पर बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और बड़ी डिफिकल्ट टर्म्स यूज करके, जो मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ समझ आ जाती है, कुछ मुझे समझ नहीं आई। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमने ग्रॉस रूट लेवल क्या किया। हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, हमने यहाँ सब कुछ बताया, सारा कुछ कर दिया। अब एक छोटा किसान वो चाहता है कि मेरे आम का जो है वो उसकी मतलब एक क्रॉप सही हो, उसकी कटिंग भी सही हो, उसकी पैकिंग भी ठीक हो। हमने उसको जाकर सिखाया नहीं है, उसको बताया नहीं है कि भाई तू इस तरह करेगा, आप इस तरह करोगे तो हम आपसे या तो परचेज कर लेंगे, या फिर ये इदारा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सपोर्टर्स हैं, ये आप आपसे जो है ना आपको ट्रेनिंग भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, और साथ साथ आपसे परचेज भी करेंगे। किसान ये चाहता है। किसान असल में टाइम होता नहीं है। देखें, बात ये है कि मौसम का भी प्रॉब्लम होता है, और ऊपर से ये आमिर जो फ्रूट साहब फ्लाई का माफ हमला करिएगा, अभी आपका क्वेश्चन समझ आ गया सर। इसमें आप पूछना ये चाह रहे हैं कि सरकारी इदारा जात का क्या जी जी कंट्रीब्यूशन है। अमीन साहब, आप इसके ऊपर अपना इनपुट दीजिएगा। अगर हमारे पास एमआरआई की टीम, आमिर साहब मुझे माफ करिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमने सबके सवाल लेने हैं। जी अमीन साहब प्लीज। थैंक यू सो मच आमिर साहब, ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, कम से कम मेरी अब कोई 21 साल से ज़्यादा ना मैंगो सेक्टर में ही इन्वॉल्वमेंट है। और मैं फिजिकली डिफरेंट, सिर्फ एक बंदा मैं कह रहा हूँ, बाकी अभी मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूरी टीम है,
डीसी के फोरम से बहुत सारे सेशंस होते हैं, मल्टी नेशनल प्रोजेक्ट्स जो है ना, यूएसएड के, ऑस्ट्रेलियन एड के, यूरोपियन यूनियन के। पाकिस्तान में फार्मर, हर फार्मर तक तो शायद हर फार्म पे, लेकिन कम से कम फार्मिंग क्लस्टर्स में अब इस लोगों को मिल भी रही हैं, हो भी चुकी हैं सर। इसमें जो हमें जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, ये हुआ है कि अगर आप फार्मर्स के साथ, उनमें से ना कोई जैसा होते हैं ना, कोई विलिंग पार्टनर्स होते हैं, उनको आप ट्रेन करें, वो वहाँ के ट्रेनर्स बन जाएं। एसोसिएशंस भी मौजूद हैं यहाँ पे, फार्मर हम एसोसिएशन के साथ भी अलहमदिल्ला काम करते रहते हैं। लोगों को अब अलहमदिल्ला नॉलेज है इन सारी चीज़ों का। इस वक्त जो इशू आ रहा है ना सर, वो हम एक्सपोर्ट वाली मार्केट तो डेफिनेटली उसमें हमने चैनल बना रहे हैं हमने जो, लेकिन जो बात मैं कर रहा था ना कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल फार्मर है वो उस क्वालिटी के लिए बहुत इंस्पायर्ड नहीं है, वरना उस जानता बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कि नो डाउट के ये एजुकेशन तो हमेशा चलती रहनी चाहिए, ट्रेनिंग भी चलती रहनी चाहिए, हुनर भी देते रहना चाहिए। लेकिन अब वक्त मेरी नज़र में है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो होनी चाहिए। तो इसमें हमारी एक्सपोर्ट में काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, तो अलहमदिल्ला एक्सपोर्ट हमारी बेहतर भी हो रही है पहले से। अब हमें डोमेस्टिक जो है ना लेवल पे भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट, इदारे और फार्मर और एसोसिएशन सारे इंशाल्लाह मिलके हैंड होल्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमीन साहब। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा आमिर साहब की खिदमत में। पिक्चर के दोनों रुख होते हैं जी। आपने जो रुख देखा या जो समझा वो भी, उसको भी मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट ऑन दी अदर साइड अगर मैं सूबों में जो हमारे इदारा जात हैं उनकी बात करूं और वफाक के अंदर जो इदारा जात हैं, जिसमें खास तौर पे हम अपने इदारे की बात करें, सर पिछले 3 साल से हम बड़ी अग्रेसिव अप्रोच के साथ पूरे फिनोलॉजिकल साइकिल को लेके चल रहे हैं। हमारे रेगुलर यहाँ पर स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं और वो इस चीज़ को विटनेस करेंगे। वी आर ट्राइंग आवर लेवल कि हम लोग फिनोलॉजी को सामने रखते हुए जो भी क्रिटिकल स्टेज आती है उसके ऊपर लोगों को गाइड करें। और हमारे इस वेबिनार्स के जो सीरीज जो हमने इसका इनेकाद किया है, ये बड़ा आसान एक तरीकाकार है कि आप अपने घर में बैठ के, अपनी चेयर पे बैठ के, अपने ही ऑफिस में एक सिंगल लिंक को क्लिक करते हैं और आप बड़ा उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर चीजें सुन भी लेते हैं, जिस तरह आज आपने भी सेशन को सुना। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी जो सूबा जात में इदारा जात हैं और यूनिवर्सिटीज हैं खासतौर पे, जिनका अमीन साहब ने भी जिक्र फरमाया, पिछले 15-20 साल में आम के ऊपर बहुत काम हुआ है, जिसकी वजह से आज आपके पास डीसैपिंग का नॉलेज है, आपके पास हॉट वाटर ट्रीटमेंट 40-45 से ऊपर यूनिट लग चुके हैं, फंक्शनल है। वीएचटी 3 यूनिट लग चुके हैं जिसके अंदर एक फंक्शनल है। हम कामयाबी से जापान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कामयाबी से साउथ कोरिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम कामयाबी से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारा कुछ एक ट्रांजिशन से गुजरने के बाद हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि हमारे फार्मर या हमारे एक्सपोर्टर्स ने आंख खोली और उन्होंने सोचा कि हमने जापान एक्सपोर्ट करना और कर दिया। इसके अंदर इदारों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें डोनर फंडिंग एजेंसियों का कंट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे लोकल एक्सपर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह डॉक्टर अमीन साहब ने बताया, डॉक्टर मौलाना मलिक साहब का नाम आता है, डॉक्टर वकार साहब का नाम आता है, बाकी और एक्सपर्ट्स का नाम आता है, एकेडमिया का इसमें रोल है, एमआरआई का रोल है, एमआरएस का रोल है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। बट हमारा एक एटीट्यूड ये है, माजरत से मुझे माफ करिएगा, कि हम चीजें बहुत सीइंग एंड बिलीविंग वाला मामला होता है, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अडॉप्ट करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा इशू, हमारा जो किसान है वो स्मॉल होल्डर है, उसने अपने 10 एकड़ में गंदुम भी अपने साल के लिए लगानी है, चावल भी लगाने हैं, उसने और भी 10 सब्जियां लगानी है, फिर उसकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं। तो मसले दोनों तरफ हैं। ये बात आपकी ठीक है कि हमें बहुत शायद एग्रेसिव अप्रोच के साथ ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके इन चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए, बट इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म हमारे मुल्क में नहीं है। बाई लॉ, बाई फोर्स हम इंप्लीमेंट चीजें नहीं कर सकते। हम लोगों को गाइड ही कर सकते हैं कि भाई ये सही है, इस सही करने से ये फायदा होता है, ये गलत है, इस गलत करने से ये नुकसान होता है। और आज आप देखें कि मैंगो स्पेसिफिकली, आप कंपैरिजन करके देखें, मैंगो में माशाल्लाह आपको फर्क नजर आएगा। एक जमींदार जो है, जो मेहनत कर रहा है, वो 5 से 8 लाख के बीच अपने एकड़ से कमा भी रहा है। और ये बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जांपल है कि सारे लोग इसको फॉलो करें, अडॉप्ट करें और पैसे भी कमाएं और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके भी जाएं। और लोग बड़ी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन भी ले रहे हैं और लोगों के बागों से बड़ा बड़ा अच्छा माल एक्सपोर्ट भी हो रहा है कामयाबी के साथ, बगैर मसाइल के। ये चीजें साथ साथ चलती हैं, दोनों रुख पिक्चर के हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि चीजें चल रही हैं, बट थोड़ा स्लो है। इंशाल्लाह विद द टाइम हम लोग चीजें मजीद बेहतर कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं जी। अगर कमांडर सलीम साहब को सवाल शायद उन्होंने याद
कर लिया सर, प्लीज ओवर टू यू सर। जी सिर्फ एक चीज आपकी, मैं वो आमिर मलिक साहब को मैं उनकी खिदमत में ये है कि जी जो गिलगित बल्तिस्तान एंड हुंजा वगैरह, वहाँ आगा खान जो है ना रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, वो उनको जो है ना कोऑपरेटिव्स में उन्होंने किया है और उनकी सपोर्ट है। तो वो इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो वो यहाँ आई डोंट थिंक नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक डॉक्टर स्मॉल साहब वहां पर अब कम्युनिटी है। जीपीआरएसपी भी कर रही है, जो जी, आगा खान का जीकेआरएसपी सिस्टम और था। जीबीआरएसपी दोनों ही कर रही हैं जी। जी 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 जी। जी अमीन साहब, डॉक्टर साहब आपका माशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी। आपका सिर्फ मैं एक वो करेक्शन करूंगा, जो आपने एक्सपोर्ट्स दिखाई हैं, आपने इंडिया को पाकिस्तान से नीचे दिखाया है। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया इज मच मोर, उनको जो अंबानी रिलायंस ऑर्चर्ड है, वो इटसेल्फ उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की हाफ से ज्यादा हैं। तो ये जरा आप करेक्ट कर दें, तो इंडिया इज नो वे। जी सॉरी। अच्छा, इसमें सर मैं मुझे पता था कि इस तरह का कोई कमेंट आएगा। इंडिया ना सर ज्यादा गया है पल्पिंग पे। जो फ्रेश मैंगो की एक्सपोर्ट है ना, वो इंडिया हमसे पीछे है, पल्प में आ गया हमसे। खैर एनीवे वो आपको ज्यादा होगा बिकॉज यू आर इन द मार्केट, बट यूएस में जो है वो ये बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट खावर साहब आप की ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, थोड़ा कुछ करें एज फार एज एक्सपोर्ट्स टू यूएस आर कंसर्न। वो हमारे एक तो मैंगोज बहुत वो रिजिड प्रोसेस के थ्रू 2 दफा उनकी इरेडिएशन हो रही है, एक इधर भी एक उधर भी। तो बाय द टाइम दे रीच द कंज्यूमर, वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है इस पे करें। दूसरा अमीन साहब, ये जो फ्रूट फ्लाई का जो मेनस है, इसको जो है ना ओवरकम करने के लिए कुछ इस पे जरा जोर दें। दूसरा खबर साहब आपके लिए है मेरा सवाल। सॉरी मैं अंग्रेजी में क्योंकि लिख दिया है मैंने। फॉर द पास्ट 3 इयर्स क्लाइमेट चेंज जो है ना, दैट हैज हैड अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन मैंगो प्रोडक्शन। इस साल इटसेल्फ जो है टंडोलाया रीजन का, मैं बाकी की नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत बच गया है। टंडोलाया रीजन 75% ऑफ द क्रॉप इज बीन डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड। सिर्फ हम बचे कहाँ, हम 20 गाड़ियां अपना वहां से निकलती थी, अब 4 या 5 जो है ना वो ईद के बाद अभी शुरू होगा। तो इस पे जो है आपको इससे अपना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी एक कमेटी आप फॉर्म करें एक्सपर्ट्स की, जो कि एक्सप्लोर करें कि ये इसको किस तरह ओवरकम किया जाए। और ये आप इंशाल्लाह आफ्टर द मैंगो हार्वेस्टिंग सीजन जुलाई में ये एक वेबिनार करें, ताकि हम इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें कि जी ये जो लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली। इस दफ़ा आपको पता है कि कोई भी जो नॉर्मल आता है कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया कॉन्ट्रैक्टर। लोग जो है जिनके पास थे ऑर्चर्ड्स कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, वो छोड़ के भागे हैं, बिकॉज वो दे वर अनएबल टू, उन्होंने यही देखा कि जी हम वो अपना उतने पैसे नहीं दे सकेंगे जितने के हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये बहुत ही हमारे लिए आइंदा सालों में बहुत इसका नुकसान होगा। इस पे ज़रा प्लीज़ गौर कीजिए। जी सर, योर पॉइंट इज वेल टेकन एंड वेल नोटेड। दो चीजें आपने मेरे से बात की, एक आपने इरिडेशन जो यूएस के लिए है उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर आपने बात की सर। वो मैं तस्हीह करता चलूँ, वो एक ही बार रेडिएशन होती है पाकिस्तान के अंदर, कोई फैसिलिटी अप्रूव्ड ही नहीं है यूएसडीए के साथ ना। वो उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हम पिछले 3 साल से उनको एंगेज कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी फेल टू गेट आर, जो हमारे पास एक पारस की यूनिट लगा हुआ है लाहौर में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सक्सेसफुली रेडिएट कर रहा है। और इसमें सिर्फ ये मैं ऐड करूंगा लाजमी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका किसको बेसिकली उन जो यूएस है वो दूसरे बहुत सारे ममालिक जिस तरह इंडिया है, इंडिया से हॉट वाटर को भी अलाउ कर रहा है, बट हमें और रेडिएशन को भी अलाउ कर रहा है, दोनों को अलाउ कर रहा है। लेकिन हमें वो सिर्फ रेडिएशन के ऊपर उन्होंने बाउंड किया हुआ है, और जो उनके रीजनल कंट्रीज हैं जो यूएस के साथ हैं, जिसमें मैक्सिको भी है, वहां से वो हॉट वाटर ट्रीटेड मैंगो ले रहा है। तो हम यूएस को इन टर्म्स के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे मल्टीपल सेशंस हो चुके हैं कि हमारा पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के अंदर फ्रूट फ्लाई की जो स्ट्रेन है, वो सक्सेसफुली हॉट वाटर और वीएचटी से कंट्रोल हो रही है।
और हमारा 40-50 मुल्कों में आम जो जा रहा है वो हॉट वाटर ट्रीटेड यूनिट से ही जा रहा है, और कभी आज तक कोई फ्रूट फ्लाई का इशू नहीं आया। तो ऑन दी बेसिस ऑफ दीज, जो ये हमारे पास सबूत या ये इंफॉर्मेशन है ग्राउंड के ऊपर, हम उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मैंगो कहते हैं हॉट वाटर, और चूंकि अमेरिका बाकी मुल्कों से भी हॉट वाटर को अलाउ कर रहा है तो हमें भी वो अलाउ करे। इसके साथ ही साथ जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रेडिएशन की फैसिलिटीज हैं, एक कराची के अंदर और एक लाहौर के अंदर, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसकी कॉस्ट, जैसे आपने कहा, बहुत ज्यादा है। वो पर केजी 100+ रुपीज के ऊपर चली जाती है, जबकि हॉट वाटर आपका 15 से 20 रुपए के बीच में हो जाता है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको पता है, यूएस जो है वो थोड़ा सा चीजों को उस तरह से देखता है। उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है मुल्कों को भी, और उनके बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं लोगों के साथ और जो कनेक्शंस हैं उसकी बुनियाद के ऊपर वो फिर कुछ को अलाउ करते हैं, कुछ को नहीं करते। बहरहाल उसके बावजूद के हमारा अमेरिका में जाके रेडिएट होता है, फिर भी हम हर साल अमेरिका कामयाबी से मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस एक लिमिटेशन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम है वो कम है। आई होप के इन नियर फ्यूचर हम लोग इसको इंशाल्लाह इस मामले को भी फिक्स करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके ऊपर कंटिन्यूसली, मैं आपको ये यकीन से जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली हमने इंगेज किया हुआ है उनको। जो दूसरी बात सर आपने की, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बल्कि हमारे पास रिसर्च से भी लोग हैं, डॉक्टर अमीन साहब का भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हम लेंगे। इसमें बड़ी, मेरा ख्याल है कि अभी अग्रेसिव अप्रोच के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो सेटबैक्स हमने देखे हैं, जो इश्यूज का सामना, खास तौर पे दो तीन चीजें, कि हमें हॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा हमारा, और दूसरा हमारी प्रोडक्ट ही नहीं हो पाती, फूल निकलते हैं, फल नहीं सेट होता, फल बनता है तो गिर जाता है। और ये सारे मामला जो हैं, ये अनप्रडिक्टेबल जो सूरत हाल बनी हुई है मौसम की, जो कि शायद हम में से किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीजों को हमने मैनेज करना है, और उसके पीछे ही आपको पता है, आप मेरा ख्याल इस चीज की गवाही भी देंगे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बाकी सूबा जात में जो इदारा जाते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गाइड कर सकें कि टू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, जो रिसर्च ने अभी तक साबित किया है या जो रिसर्च की फाइंडिंग है उसकी बुनियाद पे, जो, अगर मैं उसको एक लाइन में कहूं कि अच्छे हेल्थी बागात में, अच्छे वेल मैनेज्ड बागात में इस तरह के इश्यूज कम हैं। तो वेल मैनेज्ड हेल्थी बागात को बनाने के पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। उस फिलॉसफी को पढ़ाने के लिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और एमआरआई की टीम भी कोशिश कर रही है, डॉक्टर अमीन, एकेडेमिया भी कोशिश कर रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि इस टाइम पे मौसम की जो वर्स्ट तरीन जो सूरत हाल है उसको टैकल करने के लिए हमने अच्छे बागात को बनाना है। अच्छे बागात को बनाने के लिए हमने उस सारी साइंस को समझना है जिसका रोल है। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, आई टोटली अग्री। पॉइंट ऑफ व्यू हम इसके बाद ये ईद के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर सर जोड़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए जो इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करें, जिसमें प्रोडिकली हम लोगों को क्रिटिकल एरियाज के अंदर गाइडलाइंस दें। वो थ्रू वेबिनार हो सकती हैं, थ्रू प्रिंट मीडिया भी हो सकती हैं, थ्रू पोस्टर्स भी हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना इज नॉट अ चैलेंजिंग थिंग, लेकिन उस इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन का सही जगह पे आना इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए हम खास तौर पे इस बदलते हुए सिनेरियो के अंदर रहते हुए हम एक ग्रुप बना के, उस ग्रुप की मुशावरत में जो भी स्ट्रेटेजी फाइनल होती है उसको आपके साथ भी शेयर करते हैं, आपकी गाइडेंस भी लेते हैं, हमारे जो हम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम हमारा जितना रोल, जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता हुआ वो इसमें डालें। सर अमीन साहब, आपका अगर इसके ऊपर कोई कमेंट है तो प्लीज आप भी। जी थैंक यू। मेरा ख्याल है ठीक है, इस पे एक वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए और उस पे बैठ के फिर पॉलिसी बन जाएगी और चीज़ें किस तरह करनी है। डेफिनेटली एक टेक्निकल इशू है और इस पे हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। अमीन साहब, एक चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आया था, वो आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। जी एक तो नेदरलैंड्स का आपने जिक्र किया, फरमाइएगा कि वहां पर कोई मैंगो की प्रोडक्शन है, अगर है तो उसका थोड़ा सा बता दें। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो प्रोडक्शन स्टेटस है मैंगो का, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, उसके ऊपर अपना इनपुट दीजिएगा। ये चैट बॉक्स के अंदर आया, मैंने सोचा मैं आपकी खिदमत में गोशवार कर दूं सर। जी, नीदरलैंड का ना जी, क्योंकि एक्सपोर्ट में उसका डाटा अक्सर शो होता है तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये नीदरलैंड में तो मैंगो होती नहीं है, तो ये कहाँ से मैंगो एक्सपोर्टर बन गया। एक्चुअली नीदरलैंड जो है ना, वहाँ पे वो एक ऐसी हब बन गया हुआ है कि यूरोप में ज़्यादातर जो मैंगो जो है ना वो नीदरलैंड के थ्रू आगे फिर वहाँ से री एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो वो एक री एक्सपोर्टर है,
मैंगो प्रोड्यूसर नहीं है, वो दुनिया से मैंगो लेकर ही एक्सपोर्ट करता है, इसलिए वो, और वो सिग्निफिकेंट वॉल और वैल्यू की ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट में उसका नाम आता है। सो दैट्स वाई हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बताना भी जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रोड्यूसर हो तो फिर आप एक्सपोर्टर बन सकते हैं। आप और समटाइम साथ ही उसको, साथ इंपोर्टर भी है, हाँ जो जी, वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो इंपोर्ट कर रहा है और फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। डेफिनेटली और इंपोर्ट करके फिर हाई वैल्यू पे उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। जी। दूसरी साउथ अफ्रीका, डेफिनेटली साउथ अफ्रीका भी अब आस्ते आस्ते ग्रो करता आ रहा है। अगर आप लेटेस्ट जो फिगर्स देखें तो साउथ अफ्रीका में मैंगो इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है। और हमने तो ये जो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम की जो कैंपेन पाकिस्तान में शुरू की थी 2019 में और मैंगो रिसर्च था, तो वो वहाँ पे वहीं से ही बेसिकली एक एक्सपर्ट हमने बुलाए थे साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने आगे हमें उसकी ट्रेनिंग दी थी कि आपने स्मार्ट ट्री सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि यानी इसको एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तौर पे लेके चल सकते हैं। तो डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस हैं, उस पर R&D चल रही है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह मैच्योर हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये इसके इम्पैक्ट्स आएंगे और ये क्लाइमेट चेंज में भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना हम इसको कंक्लूड करते हैं। जी। समी अशरफ साहब का भी मेरे ख्याल में हैंड रेज हो रहा था, मुझे लगा था। समी अशरफ साहब का हैंड फिर लोअर हो गया सर। ओके, मौजूद जी है चौधरी सर? साहब, चौधरी मकसूद साहब शायद बोलना चाह रहे हैं, उनका माइक बंद है। चौधरी मकसूद साहब का माइक बंद। चलें जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो डॉक्टर अजीम साहब हैं हमारे साथ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको आज के सेशन को कंक्लूड कर दें। समसाम देखो बेटा, डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। आई चलें सर, थिंक सर मेरा वो अवेलेबल नहीं है, आप कर दें सर। अवेलेबल। चलें जी जी। सर, काइंडली आप कर। PHDEC मैनेजमेंट की तरफ से मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जी डॉक्टर अमीन साहब का, जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और आज एक वंडरफुल सेशन हमारे साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की। यकीनन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। डॉक्टर अमीन साहब से अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हम डॉक्टर अमीन साहब का नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। मेरी डॉक्टर अमीन साहब से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर आपने गाइडलाइंस आपने दी, उसको अगर हम लोग वन पेजर एक डॉक्यूमेंट बना के उसको डिसेमिनेट कर सकें, जिसके अंदर डोजेस का खास तौर पे ख्याल रखा जाए कि किस केमिकल की कितने ppm डोज, और खास तौर पे वैरायटी वाइज उसकी कितनी डोज होगी, और इनिशियल स्टेज पे और मिड ऑफ द वैरायटी सीजन जो होता है आपको पता, और टेल एंड के ऊपर डोज चेंज हो जाती होती है हमेशा। जब भी सिंसिडी की शुरू में होगी और एंड पे और होगी, मतलब 6-7 ब्रिक्स पे तोड़ेंगे तो और डोज रखेंगे, 10 पे तोड़ेंगे तो और होगी, और 12 पे जाएगी तो और होगी। तो इसके मुताबिक हम 3 स्लॉट्स बना के हर वैरायटी की जिसके अंदर ब्रिक्स का रेंज देते हुए हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की डोजेज अगर रिकमेंड कर सकें तो दिस वुड बी अ ग्रेट फेवर फॉर आर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं खास तौर पे, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर लोगों के पास बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हॉट वाटर डीप टैंक्स जो हैं वो लोगों ने कन्वर्ट कर लिए हुए हैं, बहुत सारों ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट टैंक्स के ऊपर। और डिप आई डोंट थिंक कि अभी किसी के पास होगा, अगर होगा तो खैर वो एक छोटे लेवल के ऊपर हमारी होगी कंट्रीब्यूशन। बट हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कोई ऐसी लोगों को गाइडलाइंस दें कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और जिसमें पोस्ट जो फंजीसाइड की ट्रीटमेंट्स हैं वो हम रिकमेंड कर सकें। मैं अपनी एक एग्जांपल शेयर कर देता हूँ। माजी में हम लोग किसी एक ग्रुप के साथ काम करते थे, तो हम लोग फील्ड के अंदर ही डिसैप करते थे, बागों को बाग के अंदर ही को डिसैप करते थे। तो वहां पर जब डंडी कटती थी तो उसी वक्त ही हम लोग ट्रीटमेंट कर देते थे थ्रू स्मॉल, हमारे पास वो शावर्स होते थे और वो उससे काफी हद तक फायदा होता था। तो इन चीजों को सामने रखते हुए, प्रैक्टिकलिटीज को सामने रखते हुए हम लोग एक वन पेजर डॉक्यूमेंट एक बना लेते हैं मिलके, और उसको आपके नाम से हम लोग लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो 1 जून को आपको पता है रेगुलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट शुरू हो रही है। और जिस तरह शुरू में भी बात हुई, शहजाद भाई ने भी बात की, आपने भी बात की, मैंने भी उसके ऊपर अपनी हम्बल रिक्वेस्ट की कि जो आम का अराइवल पे जाके काला होना और ब्रूजेस का आना और बाकी इश्यूज का आना, इन सारी चीजों का ताल्लुक चूंकि शुरू से है, तो हम अभी से लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ गाइड करना शुरू कर दें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट होगी।
बाकी जो हमारे जितने भी ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोगों की जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, आप हमसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, डॉक्टर अमीन साहब से भी कर सकते हैं। जो कमांडर सलीम साहब का आखिर में कमेंट था वो बड़ा वैलिड है, उसके ऊपर मैं यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि हम इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग करके कोशिश करते हैं कि जो रिसर्च के इदारे हैं और जो एकेडेमिया है, जिनके पास मैं समझता हूं जो कस्टोडियन है उस रिसर्च या उस इल्म के, जो एक रिसर्च से निकल के आता है, हम कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में इन सारे लोगों को साथ मिला के कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डिवाइस करें जिससे सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बाकी मेरे अल्लाह के पास सारे मामलात हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं, आप लोग भी कोशिश करें, हम भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चलो, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। और अब जो ईद के बाद के सेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अब हमारी वेब पेज या हमारा जो फेसबुक पेज है उसको विजिट करके इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप लोगों का स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंसर्न है, कवर करना चाहिए और उसको, उसके ऊपर हमें एक्सपर्ट्स को एंगेज करके आप लोगों को गाइड करना चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते है। और हमारा मकसद अक्रॉस दी कंट्री जितनी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको कवर करते हुए आप लोगों की खिदमत में जो कुछ सप्लाई चेन के अंदर इश्यूज, गैप्स या जो चीजें हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप लोग अपनी उस सप्लाई चेन के जितने मामलात हैं उसको अपग्रेड कर सकें। मेरी तरफ से इतना ही था। मैं आप सब लोगों और जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट हमारे टीचर साहबान भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सारे लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। इंशाल्लाह ईद के बाद नए सेशन, नई प्रोडक्ट, नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।